गुड इवनिंग जी, क्या हाल चाल। डिविडेंड पॉलिसी के जो है वो तो शायद देखना पड़ेगा आज। कैपिटल बजटिंग के एमसीक्यू अभी तो एक सेट किया है, बाकी दो सेट और करेंगे, अपडेट करेंगे धीरे धीरे। दिन में जो 25-30 क्वेश्चन अब से जो है वो डेली अपडेट होते रहेंगे। शुरू करें भाई। अब जो है वो अपन इसकी जो है, अब ज्यादातर जो बचा है पोर्शन वो थ्योरी पोर्शन बचा है, इस वजह से अपन इसको कंप्लीट करने पे चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सेकंड वाला आ गया है। डिविडेंड पॉलिसी वैसे बन चुके हैं, जो कैश फ्लो है वो भी बन चुका है, और रेशियो एनालिसिस भी बन चुका है। रेशियो एनालिसिस जो है वो आज या कल सुबह जो अपडेट कर देंगे, ताकि उसको याद करना शुरू कर दीजिएगा। फिर जो अपन उसको डिस्कस करेंगे, उसको सबसे लास्ट में करेंगे, तब तक आप ये जो कर लीजिएगा। एक एक्स्ट्रा फाइल जो है वो स्कोप फाइनेंशियल फाइनेंसिंग जो है वो है, जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस वैसे तो कम है, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेंगे। उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एडीआर जीडीआर वगैरह। ईएफएम में तो आ ही सकता है, एबीएसटी के अंदर जो उसके चांसेस कम है थोड़े, लेकिन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसमें से बन सकता है क्वेश्चन, वो भी कोर्स के हिसाब से ही आएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर ही जो उसे कंसिडर किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट, और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट का ये जो डेफिनेशन दे रखी है वो किसने दे रखी है, शेड्यूल 3 ने, कि जो कि रियलाइज और इंटेंडेड टू बी सोल्ड और कंज्यूम्ड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर करने वाले हैं। आज पूरी करेंगे इसको। और एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन 12 मंथ्स, क्योंकि बाकी पोर्शन जो बचा है थ्योरी बचा है, तो इसको अपन कंप्लीट ही करेंगे। एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन 12 मंथ्स, जो कि आने वाले 12 महीनों के अंदर रियलाइज होने वाली है, या फिर वो प्राइमरी फॉर ट्रेडिंग पर्पज है, या फिर नॉन रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश है, लेकिन अगर हमारे पास इजाजत नहीं है कि उसको हम यूज कर पाए, उसके ऊपर कुछ लॉक इन लगा हुआ है, तो वो इसमें नहीं आएगा करंट एसेट के अंदर। करंट लाइबिलिटी जो वो ऑपरेटिंग साइकिल के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए या नेक्स्ट 12 मंथ में जिसका सेटलमेंट करना चाहते हैं। वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है वैल्यू के हिसाब से देखते हैं, ग्रॉस में जो है करंट एसेट, और नेट के अंदर करंट माइनस लाइबिलिटी। टाइम के हिसाब से परमानेंट ऐसी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो थ्रू आउट द लाइफ, मतलब कि हमेशा ही रखा जाता है बिजनेस के अंदर, उसे हम कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग मतलब कि जैसे डिमांड ज़्यादा चलती है उस वक्त जो आपको पैसा ज़्यादा बिजनेस के अंदर रखना पड़ता है, जैसे सीजन के हिसाब से, दीपावली के हिसाब से जो वो ड्रेसें वगैरह ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल है। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल विच एंटिटी मेंटेन ऑल टाइम और टेम्परेरी इन एडिशन टू परमानेंट, आल्सो नोन एज वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल जो है उसके लिए कहा जाता है, देखिएगा ये ध्यान रखिएगा, करंट रेशियो जो वो 2 होना चाहिए, और एसिड टेस्ट रेशियो जो वो 1 होना चाहिए। करंट रेशियो जो वो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का रेशियो, और एसिड टेस्ट या फिर क्विक जो है रेशियो, उसके अंदर करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस जो वो हटा देते हैं, जो कि अपन रेशियो एनालिसिस में इसको और डिस्कस करेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मेंटेनिंग एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल और फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। दो चीजें देखते हैं कि भाई, एक तो वर्किंग कैपिटल में बराबर पैसा लगा होना चाहिए, और इस वर्किंग कैपिटल के पैसे को कहाँ से लाया जाए। फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल भी अपन आगे पढ़ेंगे इसी में। स्कोप ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसके अंदर,
लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग दो हिसाब से इसको पढ़ा जाता है। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में ये ध्यान रखिएगा 3 E's होते हैं, 3 E जो है वो क्या है, एक तो इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी क्या है, फाइनेंसिंग, इकोनॉमी इन फाइनेंसिंग मतलब कि जहां से पैसा लाया गया वर्किंग कैपिटल के लिए वो सस्ता हो। एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन, उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया गया हो वर्किंग कैपिटल को। और इफेक्टिवनेस इन अचीविंग द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेटली जो वर्किंग कैपिटल जो है सस्ते में लाके अच्छे से यूज करके हम क्या करना चाहते हैं, बिजनेस को इफेक्टिवली यूज कर उसकी वैल्यू जो बढ़ाना चाहते हैं, हमारा काम रुके नहीं, अननेसेसरी पैसा ब्लॉक नहीं हो। इस तरीके से अगर हम उसे इफेक्टिवली यूज करते हैं ताकि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव हो पूरा हो। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट में कितना चाहिए पैसा, देखिए पहले हम हमेशा देखते हैं इन्वेस्टमेंट की कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से हम जो फाइनेंसिंग करते हैं। तो कई कभी पूछा जाए कि क्या फाइनेंसिंग के अंदर जब हम फाइनेंसिंग का डिसीजन ले रहे हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमारे लिए जरूरी है क्या? हाँ, पहले अपने को ये देखना होगा भाई, अल्टीमेटली पहले जो वो सेल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से अपन प्रोडक्ट बनाते हैं, वैसा वैसे कितना जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी उसके हिसाब से हम पैसा अरेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले पैसा लोन ले लिया 5 करोड़ का और फिर देखेंगे कोई बिजनेस आइडिया है या नहीं। पहले एक्चुअल में बिजनेस आइडिया होगा, उसके बाद में देखेंगे कितने पैसों की जरूरत है और फिर उतना पैसा जो वो रेज किया जाता है। इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री। अब कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल जो वो ज्यादा लगा के रखनी पड़ती है, जिसके अंदर डिमांड जैसे सडन आती हो, तो उस केस के अंदर जो आपको क्या करना होगा, इन्वेंट्री ज्यादा रखनी होगी कि भाई कोई ऐसा नेचर ऑफ बिजनेस का नेचर ही ऐसा है या इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर जो आपको जैसे वर्किंग कैपिटल में पैसा ज्यादा ब्लॉक करके रखना होता है। और किसी के अंदर जैसे सप्लायर जो हमारे नजदीक ही रहता है या फिर हम जल्दी से क्विक उससे तैयार कर सकते हैं, तो उस केस के अंदर हम चाहे वर्किंग कैपिटल कम रखें, मतलब इन्वेंट्री वगैरह कम रखें तो भी चल सकता है। जैसे एक इन्वेंट्री ऐसी है जिसको बनाने में 2 दिन ही लगते हैं, 2 दिन ही लगते हैं, तो उस केस के अंदर हम वर्किंग कैपिटल 2-3 दिन की रखें तो भी चलता है। लेकिन एक ऐसी वर्किंग कैपिटल है इन्वेंट्री है जिसको बनाने में हमें साल भर लगता है, तो उसका थोड़ा अच्छा स्टॉक रखना पड़ेगा ताकि डिमांड एकदम से आए तो भी हम उसको फुलफिल कर पाए। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कितने तरीके के प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग वर्सेज ट्रेडिंग वर्सेज सर्विस, इस पे भी डिपेंड करेगा कि हम बना रहे हैं उसको या फिर हम ला के बेच रहे हैं या फिर हम सर्विस ही दे रहे हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है तो हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ट्रेडिंग के अंदर हम आगे वाले से ला सकते हैं, इस वजह से ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं। सर्विस के इसके अंदर जो थोड़ी और कम भी रखी जा सकती है। वैसे ये डिपेंड करता है, ये पॉइंट है, ऐसा नहीं है इसके बेसिस पे आप हार्ड एंड फास्ट रूल बना सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सेल्स, अगर सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमें जो वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा जो वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्रेडिट पॉलिसी, हम जो अपने कस्टमर को क्रेडिट पॉलिसी डिपेंड करता है किसे कहा जाता है कि हम हमारे कस्टमर को पैसा जो देने में कितने दिन का समय देते हैं। आगे आएगा ये मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स के अंदर। अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगे, तो एक तो अग्रेसिव अप्रोच फॉलो कर सकते हैं या कंजर्वेटिव या मॉडरेट। अग्रेसिव का मतलब क्या है कि खतरनाक तरीके से, खतरनाक तरीके से मतलब वर्किंग कैपिटल में जैसे जरूरत है 5 लाख की, आपने पैसा रखा है 3 लाख, तो उस केस के अंदर आप कर क्या रहे हो, पैसा जितना जरूरत है उससे कम लगाया, उससे कम लगाया मतलब कि आपका पैसा कम ब्लॉक हुआ, कम ब्लॉक हुआ मतलब कि आप कम पैसा लगा के ज्यादा रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। वैसे आपको फायदा होगा क्योंकि कॉस्ट सिर्फ 3 लाख पे ही लगेगी, कमा रहे हो आप पूरा अच्छे से। लेकिन लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम कैसे आ सकती है कि भाई अब 5 लाख की जगह 3 लाख ही लगा के रखोगे तो हो सकता है सप्लायर मांगने आए और आपके पास पैसा नहीं रखे। इसकी जगह कंजर्वेटिव रखोगे तो उसके इसके अंदर आप क्या करो, वर्किंग कैपिटल जितनी जरूरत है उससे ज्यादा रखो। 5 लाख की जरूरत है, आपने 7 लाख पैसा लगा रखा है, तो 7 लाख पूरा रुपये लेके आए हो तो उस पूरे 7 लाख की कॉस्ट लगेगी, तो पैसा आपका ज्यादा ब्लॉक रहेगा। लेकिन उस केस के अंदर आपको कभी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि सप्लायर आपसे पैसा मांगने और आपके पास पैसा नहीं और वो आपको गालियां निकाल के चली जाए। तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन पैसा जो आपका ज्यादा ब्लॉक होगा। तो अग्रेसिव केस के अंदर क्या है, वर्किंग कैपिटल हम रखते हैं मिनिमम, तो हमारा पैसा कम फंसा रहता है। लोअर फंड टाइट, लोअर फिक्स कॉस्ट भी कम लगेगी, लोअर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट और कुड नॉट ग्रो। अब ग्रो करने के लिए आपको पैसा जो ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि और ज्यादा जैसे इसके अंदर आपने पैसा कम लगा रखा है, तो और ज्यादा अगर इंक्रीज करना है तो उसके इसके अंदर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास पैसा जरूरत से कम है। अगर आपने ज्यादा कर पैसा लगा रखा है तो उसके इसके अंदर हायर सेल्स वैल्यू ड्यू टू लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, आपके पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा है मतलब कि आपके पास डेटर वगैरह इन्वेंट्री वगैरह सब ज्यादा रख रखी है, तो आप सेल भी करने में आसानी जो रहेगी।
आप डेटर को भी, जैसे यहाँ पर डेटर को क्या करेंगे, आप पैसा हाथों हाथ लेने की कोशिश करेंगे, वहां पर आप क्या कहेंगे, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे कि भाई 10 दिन बाद में दे देना, 20 दिन बाद में दे देना। गुडविल बढ़ेगी क्योंकि वर्किंग कैपिटल आपके पास सफिशिएंट है, तो आपके जो पेमेंट है वगैरह वो सारे सारे सही टाइम पे होंगे। लेकिन क्योंकि आप लोगों को ज्यादा क्रेडिट पॉलिसी दे रहे हो, ज्यादा समय दे रहे हो पैसा देने के लिए, एक तो जैसे आपने मुझसे उधार मांगने आए, आपने कहा कि मुझे 2000 चाहिए, मैंने कहा ठीक है ले लीजिए लेकिन कल वापस दे दीजिए, तो कल अगर मैं पैसा वापस लूंगा तो मेरे पैसे रिकवर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन आपने मेरे से कहा कि मैं सर साल भर बाद में दूंगा, तो साल भर बाद में वापस पैसा जब मैं लेने जाऊंगा तो बेडर्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, इस वजह से प्रॉफिट जो वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका पैसा ज्यादा ब्लॉक है, जो भी पैसा लाए हो फ्री में तो लाए नहीं है, उसका जो भी इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है वो सारा सारा लग रहा है, तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, उस वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा। करंट एसेट टू फिक्स एसेट, क्योंकि यहाँ करंट एसेट है ही कम, इस वजह से करंट एसेट टू फिक्स एसेट रेशियो कम है, यहाँ पर करंट एसेट ज्यादा है क्योंकि वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, इस वजह से करंट एसेट टू फिक्स एसेट रेशियो ज्यादा होगा। लोअर लिक्विडिटी, पैसों की हमेशा दिक्कत रहेगी, इस वजह से रिस्क ज्यादा रहेगी, वहां पर ग्रेटर लिक्विडिटी लोअर रिस्क रहेगी। जनरली करंट एसेट डू नॉट इंक्रीज इन डायरेक्ट proportion टू आउटपुट, करंट एसेट में इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट ऑफ आउटपुट। जैसे कि आप 5000 यूनिट बनाने के लिए वर्किंग कैपिटल आपकी 50,000 है, तो 6 लाख के लिए 60,000 होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। 6 लाख की सेल के लिए आप 55,000 पे चल सकता है, तो बढ़ती है लेकिन डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ती है। एस्टिमेशन ऑफ मेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड, हमें वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत है उसको कैसे पता करेंगे, तो ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से, करंट एसेट होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, रेशियो ऑफ सेल्स के हिसाब से, रेशियो ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक के बारे में बात करेंगे इसके बारे में। चीपेस्ट एंड बेस्ट सोर्स ऑफ कैश एग्जिस्ट एज वर्किंग कैपिटल राइट विद इन द बिजनेस, सबसे जो सस्ता और सबसे अच्छा सोर्स जो है वर्किंग कैपिटल के लिए वो हमारा इंटरनल प्रॉफिट है, जो पैसा हमने कमाया उसको रोक के रखिए और उसे एज ए वर्किंग कैपिटल इस्तेमाल कीजिए। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल प्लस वर्किंग WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर। लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, अगर ये लेंथ बहुत ज्यादा लंबी है इसका मतलब मैनेजमेंट पूरा सही से काम नहीं कर रहा, और ये सही है इसका मतलब मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है। नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल, टाइम इंटरवल फॉर विच फर्म हैज टू नेगोशिएट फॉर वर्किंग कैपिटल फ्रॉम इट्स बैंकर। देखो नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब क्या है कि हमारा पैसा जाने से पैसा आने तक का समय, तो इतने समय हमारा पैसा जो वर्किंग कैपिटल के लिए फंसा रहेगा, तो हम बैंक से लोन लेने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इतने पीरियड के लिए लोन लेंगे। तो नेट वर्किंग साइकिल जो क्या है, टाइम इंटरवल फॉर विच फर्म हैज टू नेगोशिएट, जिसके लिए फर्म जो बात करेगी फॉर वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल का इतना पैसा चाहिए फ्रॉम इट्स बैंकर, बैंक को जाके कहेगी। जैसे हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 40 दिन का है तो हम 40 दिन के लिए बैंक से पैसा रेज करेंगे। क्लियर है, वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल, ये वाले जो अपन ने पूरे पढ़ रखे हैं इसको तो आप सीधा सीधा देख लीजिएगा ना। अप्रोचेज वगैरह पढ़ रखे हैं, ये एक चीज है। इफेक्ट ऑफ डबल शिफ्ट, जैसे अपन पहले आज तक जो वो एक शिफ्ट में काम कर रहे थे, आज से जो वो डबल शिफ्ट में काम करना चाहे, जैसे कि भाई मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के अंदर काम करना चाहे, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स विल with rise in production may not be in direct proportion but increase, मटेरियल इन प्रोग्रेस विल नोट चेंज। समझिएगा, जैसे कि आप सुबह के केस, सुबह जो 10,000 यूनिट बना रहे थे और अब जो है वो इवनिंग शिफ्ट और चला रहे हैं और उसके अंदर 10,000 यूनिट और बनाओगे, तो उस केस के अंदर रॉ मटेरियल आपको ज्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन जस्ट डबल लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुबह की शिफ्ट का जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल होगा वो सेकंड शिफ्ट के अंदर यूज होना शुरू हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल की जरूरत ज्यादा तो पड़ेगी लेकिन डबल हो ऐसा जरूरी नहीं, उससे कम में भी चल सकता है। जबकि वर्क इन प्रोग्रेस जो नॉर्मली चेंज नहीं होगा, क्यों वर्क इन प्रोग्रेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहली शिफ्ट का जो वर्क इन प्रोग्रेस है, पहली शिफ्ट जहाँ खत्म करेगी काम, उसका जो वर्क इन प्रोग्रेस होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा, वो दूसरी शिफ्ट का उसी दिन का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा, मतलब कि दूसरी शिफ्ट में उसी पे काम होना शुरू हो जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल जो इंक्रीज नहीं होगी नॉर्मली। WIP विल नॉट चेंज अनलेस द सेकंड शिफ्ट वर्कर पेड एट ए हायर रेट, लेकिन अगर सेकंड शिफ्ट के जो वर्कर है उनको जैसे नाइट में जो काम करवाते हैं उनको 1.5 गुना जो है, मान लीजिए उनको 1.5 गुना वेजेस देना पड़ रहा है, तो उस केस के अंदर WIP की कॉस्ट बढ़ सकती है, बाकी नॉर्मली उनकी कॉस्ट जो वो नहीं बढ़ती है। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ये सारी चीजें पढ़ चुके अपन, पेनल्टी वगैरह ये, अदर एक्सपेंसेस, शॉर्टेज, ये रीऑर्डर, और ये जो अपन ने एक क्वेश्चन किया था वो सेम खाली जगह छोड़ रखा है,
तो अपन ने कर ही रखा, उसको चिपका दीजिएगा वैसा एज इट इज यहाँ पर जो है। के अंदर एक चीज जो है वो ये समझ लीजिएगा, रीऑर्डर स्टॉक लेवल का मतलब क्या है कि वो लेवल जहां पर हमें दोबारा ऑर्डर कर देना चाहिए, नया ऑर्डर कर देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन टू ऑर्डर। रीऑर्डर क्वांटिटी, जो कि अपन नॉर्मली किस पे कितने का ऑर्डर करते हैं, नॉर्मली ईओक्यू पे ऑर्डर करते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई चाहे अगर अलग क्वांटिटी लेवल पे ऑर्डर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, हाउ मच टू ऑर्डर, कि ऑर्डर करके आगे वाला फोन फोन किया कि मेरा जो नया नेक्स्ट ऑर्डर है वो भेज दीजिए, उसने कहा कि कितनी क्वांटिटी, तो वो जो क्वांटिटी बताएंगे वो क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी। मैक्सिमम स्टॉक लेवल अप टू हाउ मच टू स्टॉक, स्टॉक ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट हाउ मच टू स्टॉक, कम से कम कितना होना चाहिए, एवरेज जो है वो स्टॉक नॉर्मली कितना रखा जाता है। डेंजर स्टॉक लेवल, ये ध्यान रखिएगा, डेंजर जो है वो अपन ने कहा था कि इमरजेंसी वर्ड से याद रखिएगा, कैप फॉर द इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, और बफर जो है वो टू मीट सडन डिमांड, कोई एकदम से अचानक जो डिमांड आ जाए उसके लिए। ये जो है क्या आंसर चिपका दीजिएगा आपके। ईओक्यू के अपन ने जो है वो तीनों देख चुके हैं, इन्वेंट स्टॉक आउट और सेफ्टी स्टॉक आउट। जैसे जैसे सेफ्टी स्टॉक बढ़ाएंगे स्टॉक आउट की कॉस्ट कम होगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट जो वो इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा, मतलब कि जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो सब उल्टा हो जाएगा, मतलब सेफ्टी स्टॉक कम करेंगे तो स्टॉक आउट की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी और कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर कैरिंग कॉस्ट जो वो परचेज प्राइस का परसेंटेज है तो परचेज प्राइस जब चेंज होगी तो कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी। क्लियर है। उसके बाद में एबीसी एनालिसिस जो है वो क्या करते हैं अपन, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन जो एमसीक्यू आता है उसमें इस तरीके से आता है, एबीसी एनालिसिस किससे रिलेटेड है, तो ये वाले जो लिखे हैं ना इनको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एबीसी जो किससे रिलेटेड है, वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। समझ पा रहे हो बात। वैसा वैसा आगे जो है वो आपका क्या है, स्लो मूविंग वगैरह, ये ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर है, तो ये किससे रिलेटेड है, इन्वेंट्री टर्नओवर से, ये जो है वो हाईलाइट कर दीजिएगा। वाइटल एसेंशियल, ये जो वाइटल एसेंशियल वाला शायद क्वेश्चन जो वो कहाँ आया था, जूनियर अकाउंटेंट बिजली घर वाला जो एग्जाम था उसके अंदर क्वेश्चन था। तो ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, हाई मीडियम और लो जो है ऑन द बेसिस ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री। क्लियर है। इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो के हिसाब से, आउट इनपुट आउटपुट रेशियो कि कितने इनपुट पे कितना आउटपुट मिलता है, तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो कि अपन ने ऊपर जो कैलकुलेट किए थे ना वर्किंग कैपिटल साइकिल, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, बाकी इस हिसाब से भी कर सकते हैं। साल भर के अंदर जैसे 1 लाख का रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है और नॉर्मली हम जो वो 40,000 का रखते हैं, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 मतलब कि कई बार जो वो इन्वेंट्री टर्नओवर होती है। और नंबर ऑफ डेज फॉर विच इन्वेंट्री हेल्ड, जैसे 365 दिन के अंदर आपका 2.5 बार इन्वेंट्री टर्नओवर होता है, 365 डिवाइडेड बाय 2.5 मतलब कि 146 दिन जो है वो उसके लिए इन्वेंट्री रखी जाती है। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यू, स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड, मटेरियल आर परचेज फॉर स्पेसिफिक जॉब एंड, ये जो है ये किस तरीके से, एक तरीके से जस्ट इन टाइम के जैसा है कि जिस जॉब के अंदर किसी जॉब के अंदर जरूरत होगी, जैसे कि 4 बिल्डिंग बन रही है ए बी सी और डी, अब सी बिल्डिंग के लिए जो वो सीमेंट चाहिएगा, तो सी बिल्डिंग के लिए जब जरूरत होगी तभी खरीदेंगे, तो जब खरीदेंगे तो उसकी जो प्राइस होगी उसी के हिसाब से उसकी कॉस्ट जो वो लिख देंगे। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, बस ध्यान ये रखना है इन्फ्लेशन अगर होगा तो 5 6 7 8 है, तो फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहले वाली चली जाएगी, 5 और 6 चली जाएगी, तो 7 और 8 के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूशन होगी। तो उस केस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूशन ज्यादा होगी, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूशन ज्यादा होगी तो ट्रेडिंग में जानते हैं कि भाई इस साइड क्लोजिंग स्टॉक है तो उस साइड प्रॉफिट है, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा होगा तो उस साइड प्रॉफिट जो वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा लीफ हो जाएगा। इसमें ध्यान ये रखिएगा एस2 जो वो लिपो मेथड को परमिट नहीं करता। बेस स्टॉक मेथड कुछ भी नहीं है कि एक बेस स्टॉक या रिजर्व स्टॉक रखेंगे, उसको जो फर्स्ट लॉट जो खरीदा उसकी जो प्राइस है ना उसके हिसाब से उसको वैल्यू करेंगे, और बाकी का जो स्टॉक है उसको नॉर्मली फीफो लिफो या कोई भी और मेथड से जो कर देंगे। एवरेज मेथड सिंपल एवरेज ले सकते हैं, तो जैसे 500 यूनिट खरीदी 5 के हिसाब से, 600 यूनिट खरीदी 6 के हिसाब से, 700 यूनिट खरीदी 7 के साथ, 5 6 7 का सीधा एवरेज जो सिंपल एवरेज कर देंगे वो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस है। ये मेथड जो टेक्निकली गलत है, क्योंकि क्वांटिटी अगर अलग अलग खरीदी तो उसका वेट दोगे तभी जो सही वैल्यू कैलकुलेट होगी, जबकि वेटेड एवरेज वो क्या करते हैं हम वेट देंगे, वेट किसका देंगे, क्वांटिटी का। 500 इंटू 5, 600 इंटू 6 और 700 इंटू 7, टोटल वैल्यू कितनी और टोटल क्वांटिटी कितनी, उसके हिसाब से टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो वेटेड एवरेज निकल जाएगा। मार्केट प्राइस मेथड, रिप्लेसमेंट मतलब कि
इन्वेंट्री को हम कहें कि तेरे जैसी की जैसी अगर आज हम लेके आए तो उसकी कॉस्ट क्या लगेगी, तो वो क्या है, रिप्लेसमेंट प्राइस एट द प्राइस विच इट इज पॉसिबल टू परचेज एन आइटम आइडेंटिकल टू दैट विच इज बीइंग रिप्लेस्ड और रिवैल्यूड, जिसको हम अपन रिप्लेस या रिवैल्यू कर रहे हैं उसके जैसी की जैसी अगर क्वांटिटी हम खरीदे ना जाए, मटेरियल खरीदना जाए, तो उसकी जो कॉस्ट लगेगी वो हमारी क्या है, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर दिस मेथड इज एट करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि ये जो है वो भाई आज के टाइम में मार्केट में खरीदने जाए तो कितने में मिलेगी, उस वो वैल्यू है, तो ये करंट मार्केट वैल्यू है। रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, हम सेल करना चाहे तो। देखिएगा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि करंट मार्केट वैल्यू पे बेस्ड कौन है, तो रिप्लेस्ड वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू कौन सी है, जो बायर जिस वैल्यू पे खरीदता है उसे अपन मार्केट वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर जो अपन एज ए बायर जाके देखते हैं कि भाई आज ये खरीद के लेके आए तो कितने में मिल जाएगी, जबकि हम सेल करने जाए, जैसे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो 75,000 में मिल रहा है, उसी मोबाइल को सेल करने जा रहे हैं तो 60,000 मिलेगा, तो 60,000 जो मार्केट वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू क्या है, 75,000। समझ पा रहे हो बात। रियलाइजेबल वैल्यू प्राइस जिस पे अपन किस क्या कर सकते हैं, इस मेटल को सेल कर सकते हैं। नोशनल प्राइस मेथड, इसके अंदर जो अपन अपने मन से कुछ वैल्यू रखते हैं, जैसे स्टैंडर्ड प्राइस हमने फिक्स कर दिया कि भाई पर केजी 4 रुपये रखेंगे, पर केजी 3 रुपये रखेंगे। मेटेरियल आर प्राइस एट द सम प्री डिटरमाइंड और स्टैंडर्ड प्राइस, हम पहले से स्टैंडर्ड सेट कर देंगे और उसी के हिसाब से वैल्यू करेंगे। उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी, करंट प्राइस क्या है, मार्केट ट्रेंड क्या है, मतलब वैल्यू बढ़ने वाली है, कम होने वाली है, डिस्काउंट कितना मिलना है, वगैरह वगैरह। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, जो भी वैल्यू है उसको अपन क्या करेंगे, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा के जो वैल्यू करेंगे उसको इश्यू करेंगे। रीयूज प्राइस मेथड, अगर इसी इन्वेंट्री को अपन रीयूज करें तो कितने में लगेगा। ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, नो एंट्री, ये थोड़ा सा समझिएगा थ्योरी क्या होता है। देखो मेटेरियल इश्यू कौन करेगा, एक डिपार्टमेंट होगा जिसे अपन कहेंगे स्टोर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट होगा जो जिसे हम क्या कहेंगे, परचेज डिपार्टमेंट। क्लियर है। ये यहाँ पर अलग अलग जॉब चल रहे हैं, जैसे ये जॉब ए है, ये जॉब बी है, ये जॉब सी है, ये जॉब डी है। क्लियर है। अब स्टोर जो है वो क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट जैसे ही परचेज करेगा तो मटेरियल जो वो सप्लायर से इसके पास आएगा, जब आएगा तो ये जो भी वैल्यू के हिसाब से आया उस हिसाब से ये वैल्यू करेगा। फिर बी ने मांगा तो बी को इश्यू करेगा, जो भी फीफो मेथड लिफो मेथड जो भी है उसके हिसाब से वैल्यू में इश्यू करेगा। सी के हिसाब से सी ने मांगा तो सी को किया, डी ने मांगा तो डी को किया, और ए ने मांगा तो ए को किया। अब ये जो स्टोर कीपर है ये इस स्टोर के गेट पे बैठा है, ये स्टोर का एक गेट है इसके ऊपर बैठा है, तो ये यहाँ से जो जब इन्वेंट्री आ रही है तब वो रिकॉर्ड कर रहा है, और जब इन्वेंट्री जा रही है तब रिकॉर्ड कर रहा है। अब ए से बी पे जाएगा ना इन्वेंट्री, जैसे बी को कुछ जरूरत थी और उसने स्टोर से ना मांग के ए को कहा कि यार सीमेंट के कुछ 10 एक कट्टे मेरे पास भेज दे दो, तो इसकी वैल्यू ये स्टोर जो है वो नहीं करेगा। समझ पा रहे बात। तो ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्टोर के बारे में बात कर रहे हैं हम। और मटेरियल रिटर्न टू वेंडर, अगर जैसे मटेरियल जो हमने खरीदा, मान लीजिए ये मटेरियल खरीदा तो ये स्टोर के पास आया, ये यहाँ से खरीद के लेके आए। अब इसने क्या कर दिया, दो चीजें हो सकती है, खरीदा और उसके बाद में मटेरियल पसंद नहीं आया और रिटर्न कर दिया। क्लियर है। मान लीजिए इसने 5 रुपए के हिसाब से खरीदा था और फिर वो चल रहा था, और 5 वाली, या तो हो सकता है कि 5 रुपए वाली प्राइस जो आगे इशू हो चुकी हो, और या हो सकता है कि 5 रुपए वाली प्राइस आगे इशू नहीं हो। अगर 5 रुपए वाली प्राइस आगे इशू नहीं हो और हमारे पास ही पड़ी हो, तो रिटर्न जो है वो क्या कर देंगे, इस 5 रुपए के हिसाब से रिटर्न का वैल्यू लिख देंगे। लेकिन अगर ये इश्यू हो चुकी है तो उस केस के अंदर फीफो चल रहा है तो फीफो के हिसाब से, और लीफो चल रहा है तो लीफो के हिसाब से, जो भी मेथड चल रहा है उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, उसको वैल्यू कर देंगे। क्लियर है। मेटेरियल रिटर्न टू वेंडर, ये हो गया। रॉ मेटेरियल अगर बैलेंस है तो जिस प्राइस पे जो हमें रिसीव हो उसी पे कर देंगे, अदरवाइज जो भी मेथड हमारा फॉलो हो रहा है इश्यू के लिए वो कर देंगे। नॉर्मल लॉस जो है वो हमारा कॉस्ट पर यूनिट बढ़ाता है, जो कि अपन ने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में देखा ही था। और एबनॉर्मल लॉस अगर कहीं भी होगा, कभी भी होगा, तो वो कॉस्टिंग पीरियड में सीधा ट्रांसफर किया जाएंगे, वो हमारा नुकसान होगा। एलिमेंट ऑफ मेटेरियल कंट्रोल, मेटेरियल को कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, देखो कुछ भी नहीं है। मेटेरियल प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब कि लाना, उसको स्टोर करने पे, और उसको यूसेज पे। तो मटेरियल को कहाँ कहाँ कंट्रोल करना है, जब लेके आए तब ध्यान रखना सही मटेरियल लेके आए, ऐसा नहीं कि खराब मटेरियल जो वो लेके आ जाए। उसको सही तरीके से स्टोर करके रखें, जैसे कि मान लीजिए जैसे एक हमारे फ्रेंड है, उनके जो पहले जो
गुटखा की अच्छी खासी फैक्ट्री थी, तो उन्होंने जो है वो बढ़िया फैक्ट्री चल रही थी, उन्होंने 2-3 लाख का 1990 की केस के अंदर 2-3 लाख का जो मटेरियल लेके गोदाम में रखा था। अहमदाबाद की बात है, और बारिश आई और वो पूरा का पूरा जो है वो मटेरियल जो खराब हो गया। तो उस केस के अंदर वो क्या है, स्टोरेज में फेलियर है। समझ पा रहे हो? तो मटेरियल को लाते वक्त सही से ध्यान रखें, उसको सही से स्टोर करें और उसका सही से यूज करें। मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे हम? मटेरियल प्रोक्योरमेंट के अंदर ये चीजें थोड़ा सा थ्योरी है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? एक यूनिट के लिए मटेरियल का जो स्टेटमेंट है उसे हम क्या कहेंगे? एक यूनिट के लिए लगने वाले मटेरियल का स्टेटमेंट। जैसे कि इस पेन का अगर हमें बिल ऑफ मटेरियल बनाने को कहे तो हम कहेंगे जैसे 10 ग्राम प्लास्टिक और 1 ग्राम मान लीजिए इसकी इंक, और भी कुछ जैसे चाहिए होगा, जो भी चाहिएगा। तो ये जो है ये क्या है, इसका बिल ऑफ मटेरियल, कि एक यूनिट बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिएगी। या फिर जैसे अपन इजी लैंग्वेज में समझे तो जैसे 1 कप चाय बनानी है तो हम क्या कहेंगे? आधा कप, आधा कप नहीं, आधे कप में चाय कम हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा उबालेंगे भी। 3/4 जो है वो मिल्क, 3/4 जो है वो वाटर, और 1 छोटे चम्मच जो है वो चाय पत्ती, 1 चम्मच जो है वो शक्कर, और 1 इलायची, 1 काली मिर्च, और थोड़ा सा जो है वो अदरक, थोड़ी सी जो है वो अदरक। ये हमने ऐसा एक स्टेटमेंट बनाया। तो ये क्या है? बिल ऑफ मटेरियल, कि भाई एक यूनिट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, और फिर जो थोड़ा सा गैस और उसके ऊपर अच्छे से उबाल के आपकी चाय तैयार हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? बिल ऑफ मटेरियल। एक यूनिट के लिए लगने वाले मटेरियल का स्टेटमेंट। अब ये काम कहाँ आएगा? जैसे आपको 400 यूनिट बनानी है तो आपको क्या करना है? 400 यूनिट बनानी है तो 400 इंटू सीधा ये जो बिल ऑफ मटेरियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इतना सामान जो खरीद के लेके आ जाओ। समझ पा रहे हो बात? तो ये इस तरीके से जो है क्या होता है, बिल ऑफ मटेरियल होता है। मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है? अब जैसे ये जॉब चल रहा है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग बन रही है A, B और C इस तरीके से। अब बी बिल्डिंग के अंदर मान लीजिए सीमेंट की जरूरत है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक जो इनका स्टोर डिपार्टमेंट है ना, उस स्टोर डिपार्टमेंट को कहेंगे कि साहब हमें जो वो मटेरियल चाहिए। रिक्विजिशन का मतलब क्या है? मांगना। तो उसको मांगने के लिए एक फॉर्मल जो डॉक्यूमेंट देंगे उसे हम क्या कहेंगे? मटेरियल रिक्विजिशन नोट। समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? ये क्या है, सेव होने के बाद हट तो जा रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या करेगा? स्टोर डिपार्टमेंट को करेगा, एक वाउचर करेगा ऑफ अथॉरिटी यूज टू गेट मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर। स्टोर को जाके कहेंगे, ये जो है इस कागज के जरिए कहेंगे कि भाई हमें मटेरियल भेज दो। अब स्टोर के पास हो सकता है कि मटेरियल हो सकता है कि नहीं हो। अगर उसके पास मटेरियल की कमी पड़ेगी तो स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो क्या करेगा? ये स्टोर डिपार्टमेंट है, ये स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर मटेरियल की जब कमी पड़ेगी तो ये क्या करेगा? स्टोर डिपार्टमेंट जो वो एक परचेज डिपार्टमेंट होगा, इस स्टोर डिपार्टमेंट जो वो इस परचेज डिपार्टमेंट को कहेगा कि भाई मेरे पास मटेरियल जो है वो कम पड़ रहा है, तो आप मटेरियल जो वो खरीद लीजिए। तो ये क्या है? परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन क्या है? फॉर्म यूज टू मेकिंग एन फॉर्मल रिक्वेस्ट टू परचेजिंग डिपार्टमेंट टू परचेज मटेरियल। ये परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल जो वो क्या कर लीजिए? परचेज कर लीजिए। क्लियर है? इनके नाम से याद रखिएगा। जब गुड्स रिसीव हो जाएगा तो एक नोट इश्यू करेंगे, जैसे हम गुड्स रिसीव नोट या इनवर्ड नोट्स कहेंगे, इनवर्ड नोट कहेंगे। और अगर मेटल रिटर्न करते हैं तो उसके इसके अंदर मेटल रिटर्न नोट और आउटवर्ड नोट जो है कहेंगे। स्टोर रिकॉर्ड, ये ध्यान रखिएगा। पिन जो है वो क्या होता है? पिन आपने वर्ड सुना है क्या? जैसे एक वर्ड आप ना इसमें सुना होगा कंप्यूटर में, जिसे हम कहते हैं रिसाइकल पिन।
ये सुन रखा होगा रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है? बिन का मतलब होता है एक डब्बा। बिन का जो सीधा सीधा मतलब क्या है? डब्बा। रिसाइकल बिन का मतलब कंप्यूटर में क्या होता है कि ये डब्बे के अंदर जो आपने सामान जो रखा है वो पड़ा है, इसे आप चाहो तो रिसाइकल कर सकते हो, चाहो तो इसे परमानेंटली हटा सकते हो। तो बिन कार्ड क्या होता है? ऐसा एक डब्बा रखेंगे, जैसे कि भाई यहाँ पर जॉब चल रही है ABCD, ठीक है, तो यहाँ एक डब्बा रख दिया। जैसे इसको भी मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जैसे प्लास्टिक के जो वो अपन कप भी बना रहे हैं, प्लास्टिक के जो ग्लासे भी बना रहे हैं, प्लास्टिक के जो वो अपन थालियां भी बना रहे हैं, प्लास्टिक के और भी कुछ जो आइटम बना रहे हैं, टॉयज भी बना रहे हैं, तो ये चारों काम चल रहे हैं। तो अपन ने उसके पास एक डब्बा रख दिया, समझ पा रहे हो बात? और इस डब्बे से क्या करेंगे, इसको जब जरूरत होगी तो ये प्लास्टिक लेगा, ये प्लास्टिक लेगा, ये प्लास्टिक लेगा और ये प्लास्टिक लेगा। तो उस केस के अंदर अपन इस डब्बे के ऊपर क्या करेंगे, एक इस तरीके का नोट चिपका देंगे कि भाई 300 केजी इसके अंदर जो वो पड़ा है। क्लियर है? ए जब लेके जाएगा तो ए कहेगा कि 100 केजी जो है ए लेके गया। क्लियर है? तो ये जो है इसके ऊपर जो नोट लगा है इसे अपन क्या कहते हैं? बिन कार्ड कहते हैं, जिसमें क्वांटिटी लिखी होगी लेकिन वैल्यू नहीं लिखी होगी। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर इसमें नहीं आएगा, जब ए लेके गया और ए जो बी को लेके जाएगा उससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो है इस बिन के अंदर जब आएगा या बिन के अंदर जब जाएगा तभी लिखेंगे। स्टोर कीपर जो है इसको मेंटेन जो स्टोर कीपर ही करता है, और फॉर पर्टिकुलर बिन, एक हर बिन के लिए एक अलग से जो है वो। क्लियर है? हाँ, एक डब्बा तो फॉर पर्टिकुलर बिन, और ये हर बिन कार्ड जो वो हर एक अलग अलग डब्बे के लिए एक एक बिन कार्ड जो वो बनाया जाएगा। स्टॉक कंट्रोल कार्ड, देखो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, एक तो स्टॉक कंट्रोल कार्ड और एक स्टोर लेजर होता है। स्टॉक कंट्रोल कार्ड क्या होता है, जैसा बिन था ना, जैसा बिन था वो बिन किसके लिए था? एक डब्बे के लिए था। मतलब कि एक जो आपने बिन जो था वो किसके लिए था? एक बॉक्स के लिए जो था वो बिन कार्ड था। सेम कॉन्सेप्ट अगर आप पूरे स्टोर के लिए रखते हो, ये आपका पूरा स्टोर डिपार्टमेंट है, इस स्टोर डिपार्टमेंट के लिए इसी तरीके का बिन कार्ड के जैसा जैसा जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक कंट्रोल कार्ड। वो बिन कार्ड और ये स्टॉक कंट्रोल कार्ड सेम वही क्वांटिटी होगा, वैल्यू नहीं होगा, स्टोर कीपर करेगा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अब समझिएगा, ये जो है इसमें और ऊपर वाले में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है कि ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जो है वो उसे लिखेगा और ये पर्टिकुलर स्टोर के लिए ही होगा। जबकि अगर इसका और स्टोर लेजर का देखेंगे तो स्टोर लेजर एकमात्र ऐसा है जो क्वांटिटी के साथ वैल्यू भी लिखेगा कि भाई किस वैल्यू पे जो वो आगे ट्रांसफर हुआ है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाएगा, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जो है वो भी लिखेगा। एक सेकंड में एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे क्यों लग रहा है कि इसमें इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर वाला जो है वो गलत हो सकता है। हाँ, लिखा जाता है भाई, लिखा जाता है ना। क्लियर है? लिखा जाता है, ये सही लिखा है। स्टोर लेजर क्वांटिटी और वैल्यू दोनों लिखे जाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाता है और इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जो वो रिकॉर्ड किया जाता है। जस्ट इन टाइम डिमांड पुल या पुल थ्रू, ये जो है ये क्या होता है? इन्वेंट्री तभी लाओ जब जरूरत पड़े, हाथों हाथ जो वो मंगवाओ, इसे जो अपन क्या कहते हैं? जस्ट इन टाइम कहते हैं। क्लियर है?
अगर इसमें से किसी पे डाउट हो ना तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अपन उसको और भी डिटेल में डिस्कस कर देंगे। आप जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही कर दीजिएगा, ताकि और किसी को भी डाउट हो तो वो भी सुन लेगा। बाकी नॉर्मल इससे क्वेश्चन जो आएंगे वो आप कर लोगे, कोई डाउट आएगा नहीं। बाकी अपन एमसीक्यू जब और प्रैक्टिस करेंगे तो और कोई डाउट आएंगे तो वो भी ले लेंगे। फिजिकल कंट्रोल में टू बिन सिस्टम क्या होता है? टू बिन सिस्टम के अंदर कुछ भी नहीं, बिन का मतलब डब्बा और टू का मतलब कि दो। तो आप क्या कर लो, दो डब्बे रख लो कि भाई इसमें से यूज करते जाओ, खाली हो तो उसके इसके अंदर ये वाला डब्बा जो इसके अंदर डाल दो और ये वाला डब्बा जो वो रिफिल के लिए भेज दो। समझ पा रहे हो बात? बजट बनाए जा सकते हैं, बजट के जरिए अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो अपन क्या कर सकते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल और परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड और पीरियोडिक इन्वेंट्री रिकॉर्ड, दोनों में फर्क समझिएगा। परपेचुअल का मतलब क्या है? एफएम के अंदर शुरुआत में भी पढ़ा था, परपेचुअल का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट, सतत चलने वाला। तो यहाँ परपेचुअल का मतलब क्या है कि आप अगर जैसे ही मेटेरियल इश्यू होता है उसी वक्त हाथों हाथ एंट्री करते हो, मतलब कि कंटिन्यूस बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो, तो उस केस के अंदर अपन उसे क्या कहेंगे? परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड, जिसे कंटिन्यूस इन्वेंट्री रिकॉर्ड ही भी कहा जाता है। हाथों हाथ एंट्री करते हो, रिकॉर्ड वेरिफिकेशन एट एनी टाइम। अगर जैसे मुझे सरप्राइज जो है वो वेरिफिकेशन करना है कि ये जो लिखा गया है वो सही है या नहीं है, मतलब कि जैसे मुझे सरप्राइज ऑडिट करनी है तो उस केस के अंदर मैं परपेचुअल वाले में कर सकता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड जो वो कंप्लीट है। पीरियोडिक के अंदर क्या किया जाता है? पूरे जैसे हफ्ते भर का करते हैं या 15 दिन का करते हैं, महीने भर का, तो महीने भर इश्यू वगैरह करते रहते हैं और फिर उनकी एंट्री जो वो एक साथ करते हैं, एक पीरियड की एंट्री जो वो एक साथ करते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन जो सरप्राइज चेक ओनली ऑन डे व्हेन एंट्री मेड, जिस दिन एंट्री होगी उसी दिन जो है वो आप सरप्राइज चेक कर सकते हो, अदरवाइज सरप्राइज चेक नहीं कर सकते हो। कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन ये क्या तरीका है कि भाई आप कंटिन्यूस स्टॉक वेरीफाई करते रहिएगा। आर्टिकलशिप किसी ने की हो सीए वाले तो उसको पता होगा भाई, होटल के अंदर काफी सारे बर्तन जो वो गिनवाए थे, चम्मच गिने थे ये, तो वो कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन होता है। दो ऑप्शन दिए थे सर ने कि आप चाहे तो बैंक के अंदर जा सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, या फिर चाहे तो होटल में जा सकते हैं। हमको लगा कि होटल में बढ़िया खाना वाना खाएंगे, फिर वहां गए तो पता चला कि वहां तो चम्मच वगैरह गिनवाए, चम्मच बर्तन वगैरह जो वो। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, क्या होता है लॉस ऑफ मटेरियल उसके इसके अंदर। वेस्ट जो है वो वर्ड किसके लिए यूज होता है? अगर रॉ मटेरियल जो चला जाए और उसकी कोई भी रिकवरेबल वैल्यू नहीं होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? वेस्ट कहेंगे। स्क्रैप जो वो क्या होगा? अगर मटेरियल तैयार हो चुका है, गुड्स बन चुका है, फिनिश्ड गुड्स बन चुका है और वो खराब होता है तो उस केस के अंदर और उसकी कुछ रिकवरेबल वैल्यू, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्रैप कहेंगे। स्पॉइलेज क्या कहेंगे? बैडली डैमेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, काम कर रहे थे जिस वक्त उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर बुरी तरीके से खराब हो जाता है, तो उस केस के अंदर उसके लिए वर्ड यूज होता है स्पॉइलेज। ये ध्यान रखिएगा, इस पे छोटा सा एमसीक्यू बन सकता है। डिफेक्टिव आउटपुट और इनपुट कुछ कॉस्ट लगाकर सही कर सकते हैं। डिफेक्टिव जो है वो किसके लिए यूज होता है? चाहे आउटपुट है चाहे इनपुट है जो खराब हो चुका है, जिसपे कुछ कॉस्ट लगा के सही कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या वर्ड यूज होगा? डिफेक्टिव। भाई संदीप सर के पास जाइए। ये क्वेश्चन जो संदीप सर ही बता पाएंगे। स्पेसिफिक ऑडिट, इंटरनल चेक, इंटरिम ऑडिट, एनुअल ऑडिट, भाई संदीप सर ही बता पाएंगे। ऑब्सोलेंस, पुराना हो जाना, काफी टाइम हो गया आप ऑडिट पड़े हुए। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, अब ये जो है वो पूरा का पूरा थ्योरी ही है। यहाँ से जो वो आपके एक्स्ट्रा जो भी है वो सारा का सारा नया ही है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, आल्सो नोन एज ट्रेड क्रेडिट मैनेजमेंट, जो हमारे हम जिनसे पैसा मांगते हैं उनको किस तरीके से मैनेज करें। तो क्या क्या चीज़ें इनके अंदर आती है? क्रेडिट पॉलिसी कि भाई 30 दिन का उधार दें इनको, 40 दिन का उधार दें, 50 दिन का उधार दें। सीधी सी बात है, जितना उधार ज़्यादा दोगे उतनी आपकी सेल बढ़ेगी। जैसे एक सेलर जो वो 30 दिन का उधार दे रहा है, जो वो 40 दिन का सेलर उधार दे रहा है, तो अपन नॉर्मली 40 वाले से खरीदेंगे। तो उस केस के अंदर जो 40 वाला उधार दे रहा है उस केस के अंदर उसको सेल जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन सेल इंक्रीज होने के साथ साथ अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी ज़्यादा है, मतलब कि आप ज़्यादा दिन का उधार दे रहे हैं, तो आपके बैड डेट्स होने के चांसेस जो ज़्यादा हो जाते हैं। क्रेडिट एनालिसिस,
जैसे कि आज के टाइम में क्रेडिट रेटिंग वगैरह आप देखते ही हैं कि भाई सिबिल स्कोर खराब हो जाता है, लोन लेते हैं और अगर लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो हमारा सिबिल खराब हो जाता है। तो वो क्या है, क्रेडिट एनालिसिस, कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल, रिसीवेबल को टाइम पे पैसा लो, इस तरीके से जो है उनको बार बार रिमाइंड करो, उनको इंटीमेट करो। ये एक वर्ड है 2/10 नेट ऑफ 30, ये जो एक लैंग्वेज है 2/10 नेट ऑफ 30 का मतलब क्या है, 2% का डिस्काउंट देंगे अगर, ये नए एनटीए नेट के अंदर जो वो एक क्वेश्चन आ रखा है, 2% का डिस्काउंट देंगे अगर 10 दिन में पेमेंट करो, तो 30 दिन में तो करना नहीं है। क्लियर है? तो ये 2/10 नेट ऑफ 30 का मतलब क्या है, 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हो, और 30 दिन में तो आपको मैक्सिमम जो पैसा देना ही है। तो इसे किस तरीके से लिखा जाता है, 2/10 नेट ऑफ 30, 2% डिस्काउंट अगर 10 दिन में पेमेंट कर दिया तो 2% कैश डिस्काउंट दे देंगे, 10 दिन पेमेंट किया तो, नहीं तो 30 दिन में पेमेंट करना ही है। क्लियर है? उसके बाद में फैक्टर डिटरमाइनिंग क्रेडिट पॉलिसी, की क्रेडिट पॉलिसी कैसे डिसाइड करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ क्रेडिट ऑन वॉल्यूम ऑफ सेल्स, कि भाई क्रेडिट पॉलिसी बढ़ाने से हमारी सेल कितने बढ़ रही है, क्रेडिट टर्म कितना रखा जाए, जैसे 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन। बैड डेब्ट्स जो है उसके चांसेस कितने हैं, जैसे जैसे जो सेल्स वॉल्यूम बढ़, भाई जैसे क्रेडिट पॉलिसी आप ज़्यादा दोगे, मतलब कि आप उनको समय ज़्यादा दोगे, तो सेल तो बढ़ेगी लेकिन आपके बैड डेब्ट्स होने के चांसेस भी जो वो बढ़ जाएंगे, तो आप उसको भी कंसिडर करोगे, कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। कैश डिस्काउंट कितना दे दोगे। उसके अलावा पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज ऑफ द फर्म्स फॉर द सेलेक्टिंग क्रेडिट कस्टमर, अब हर किसी को तो क्रेडिट दोगे नहीं, तो आप जो है वो कैसे सेलेक्ट करते हो कि भाई वर्दीनेस देखते हो उसकी, उसकी कितने सालों से आपके साथ रिलेशन है, जैसे आपके पास वाली दुकान वाला है 30 साल से आपके पास ही बैठा है, वो दुकान चला रहा है और वो आपसे उधार मांगे तो आप उसको दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक परसों ही आया यहाँ शिफ्ट हुआ और आज उधार मांग रहा है, तो उस पर उधार देने में जो वो चिंता रहेगी। तो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज फॉर फर्म फॉर सेलेक्टिंग क्रेडिट कस्टमर, किन को क्रेडिट देते हैं वो किस तरीके से अपन डिसाइड करते हैं। जैसे कोई फर्म ये डिसाइड करती है, भाई इसमें कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस है, क्योंकि धंधा जो है वो आखिर उस सिचुएशन के हिसाब से किया जाता है। समझ पा रहे हो बात, भाई किसको देना चाहिए या किसको नहीं देना चाहिए। इस वजह से अपन ऑडिट में भी कहते हैं कि भाई बिजनेस कैसे करता है वो उसका लुकआउट है, रिस्क कितनी लेता वो उसका लुकआउट है। क्लियर है? तो पॉलिसीज और प्रैक्टिसेज फॉर फर्म फॉर सेलेक्टिंग क्रेडिट कस्टमर कैसे करते हैं, पेइंग पॉलिसी एंड हैबिट्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर कैसे हैं सही समय पे देते हैं। कुछ इंडस्ट्री होती है ऐसी है, जैसे कि सट्टे के अंदर जो नॉर्मली जो वो डूबने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जितने जो पैसा लगाते हैं रात को आराम से मैच देखते वक्त तो उनको कोई लगता नहीं है, फ़ोन लगा देते हैं कि भाई जीत पे 30,000 खाए, 40,000 खाए, सुबह को जो पता चलता है कि भाई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो पेइंग पॉलिसी और हैबिट्स कैसी है, वहीं पर जैसे अनाज मंडी वगैरह होती है तो उसके इसके अंदर जो अच्छा खासा जो उनकी दुकान जमी होती है वो छोड़ते नहीं है, तो वहाँ पर जो पेइंग हैबिट उनकी अच्छी होती है। किस तरीके की है इंडस्ट्री, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज ऑफ कलेक्शन, अपन पेमेंट किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से उनको रिमाइंड करते हैं। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, हमारी खुद की जो इन्वेस्ट एफिशिएंसी किस तरीके से, अपन ने कितना आदमी लगा रखे हैं उनसे कलेक्शन वगैरह के लिए। कई बार जो अपन आगे देखेंगे फैक्टरिंग वगैरह कर सकते हैं अपन किसी और को। हाँ, सट्टे का त्योहार आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी, लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी और स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी, देखो दो वर्ड है। लीनियंट का मतलब क्या है, लिबरल, कि आप ज़्यादा क्रेडिट देते हैं। इसका फायदा क्या होगा, ज़्यादा क्रेडिट दोगे तो आपकी सेल इंक्रीज होगी। समझ पा रहे हो बात, यहाँ पर क्या होगी, सेल जो इंक्रीज होगी। ये वैसे सट्टे का भी है और ये काफ़ी जो हो आपको कंपटीशन में काफ़ी अच्छा आगे भी ले जाएगा, अगर आप सही से ध्यान देंगे ना, तो ये बहुत अच्छा समय होता है अगर कोई स्टूडेंट है उसके लिए, बहुत ही अच्छा समय। क्योंकि बाकी सब पढ़ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बाकी सब मजे कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आईपीएल जो एक तरीके से अगर इस समय स्टूडेंट अगर पढ़ेगा तो वो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी मतलब हाईली सेलेक्टिव, आप हर किसी को जो वो नहीं देते हो। देखो लीनियंट दोगे, लिबरल रहोगे, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दोगे तो सेल तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन आपके बैडर्स के चांसेस वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर आप हाईली सेलेक्टिव रहेंगे, मतलब कि हर किसी को जो क्रेडिट नहीं देंगे, तो आपकी सेल जो कम होगी, लेकिन आपका बैडर्स भी कम होगा। कैलकुलेशन कीजिएगा, जहां फायदा होगा वो करेंगे। इवेल्यूशन कैसे कर सकते हैं? अप्रोचेज फॉर इवेल्यूशन, टोटल अप्रोच और इंक्रीमेंटल अप्रोच। ये समझिएगा, बिल्कुल सिंपल से अपन क्या करेंगे, जैसे क्रेडिट पॉलिसी अलग अलग है, तो हमने कहा कि भाई 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, अलग अलग कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। 30 दिन रखेंगे तो कि सेल्स कितनी होगी, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी और फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी। समझ पा रहे हो बात, ये लिया। और यहाँ जो है वो बेडर्स कितना होगा, क्लियर है। जैसे यहाँ पर 1 लाख की सेल होगी, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट 40,000 लगेगा, और ये 40,000 लगेगा, और ये जो 5,000 होगा। यहाँ पर 45 दिन कर दोगे तो मान लीजिए आपकी सेल जो वो 1.5 लाख हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट जो वो 40,000 ही रहेगी, ये 60,000 हो जाएगी, लेकिन ये चांसेस बढ़ के इसके 15,000 हो जाएंगे। ये 2 लाख रुपए, और ये 80,000 हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, ये 40,000 हो जाएगी, और ये जो बढ़ के 30,000 हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर एक चीज और कंसीडर करनी होगी, क्या कंसीडर करनी होगी, ये 40 और 40 80 यहाँ पर जो कितने दिन के लिए ब्लॉक हो रहे हैं, 30 दिन के लिए ब्लॉक हो रहे हैं। ये 60 और 40 कितने दिन के लिए ब्लॉक हो रहे हैं, आपके 45 दिन के लिए ब्लॉक हो रहे हैं। 80 और 40 ये जो 1 20 कितने दिन के लिए हो रहे हैं, 60 दिन के लिए। तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे कि भाई 80,000 रुपये जो वो हमारे कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए ब्लॉक हुए, और मान लीजिए हमारा जो इंटरेस्ट रेट जो है वो 20% है, तो उस केस के अंदर हमारे ऊपर इसके ऊपर 20% कॉस्ट लग रही है। जबकि इस वाले में ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, कितना पैसा ब्लॉक हो रहा है आपका, 1 लाख रुपया ब्लॉक हो रहा है। सेकंड वाले केस में कितने दिन के लिए, 45 दिन के लिए ब्लॉक होगा 360 या 365 में से, और इस पे 20%, तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी साथ में कंसिडर करेंगे। समझ पा रहे हो बात, क्लियर है। तो जहां सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा वो अपन क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो सिंपल है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। जैसे कि आपकी 5,000 जो है वो इन्वेंट्री बनाते हो, 5,000 यूनिट बनाते हो, और एवरेज कॉस्ट एक के लिए 5 है और वेरिएबल कॉस्ट 3 है, तो टोटल कितनी लगी, 5,000 इंटू 5 25,000, और जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 5,000 इंटू 3 15,000, तो आपकी कितनी बची है, 10,000 रुपये जो वो आपके फिक्स कॉस्ट है। या फिर आप सीधा इस तरीके से भी कर सकते थे, 5,000 इंटू 5 माइनस 3 जो वो ऐसे भी कर सकते थे, तो भी आपका 10,000 आ सकता था। क्लियर है। उसके बाद में ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, मतलब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इंटू कलेक्शन पीरियड इंटू 365 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 100 इंटू रिक्वायर्ड रेट के हिसाब से करेंगे। फाइनेंसिंग रिसीवेबल, इस पे एमसीक्यू बन सकता है छोटा सा। प्लेजिंग क्या होता है, यूज फर्म्स रिसीवेबल टू सिक्योर है शॉर्ट टर्म डेप्ट या शॉर्ट टर्म लोन। हमने हमारे जो रिसीवेबल है वो बैंक को जो है वो गिरवी रख के उसके बदले में एक शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, इसे अपन क्या कहते हैं, प्लेजिंग कहते हैं। फैक्टरिंग जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मली अनाज वगैरह जो बेचने आते हैं ना, उनके इसके अंदर जो वो यूज होता था पहले, लेकिन आज के टाइम में हर कहीं पे भी इसको यूज किया जाता है। तो जैसे मेरे जो रिसीवेबल है उसके उनसे पैसा कलेक्ट करना, उसके लिए मैं धंधे पे ध्यान दूं, बिजनेस पे ध्यान दूं, या उनसे माथाफोड़ी करूं, उनको सुबह फोन करूं, शाम को फोन करूं, दिन में फोन करूं, बीपी बढ़ाऊं, चिंता करूं, इसकी बजाय मैंने क्या किया, एक आदमी को रख दिया, उसको कहा कि, या फिर एक फॉर्म को रख दिया, मैंने कहा कि ये मेरे रिसीवेबल है, इनसे पैसा कलेक्ट करो और पैसा कलेक्ट करके लाके मुझे दो। धीरे धीरे ये एक तरीके का बिजनेस बन गया, और आज बहुत सारी फैक्टरिंग कंपनियां भी आ गई और वो इस तरीके का काम करती है। उसके अंदर जो वो दो चीजें हो सकती, ध्यान ये रखिएगा, नो इसमें जस्ट उल्टा चलता है, नॉन रिकोर्स और रिकोर्स। नॉन रिकोर्स के अंदर जो बेड डेट्स है वो उसकी भी गारंटी कौन ले लेगा, जो फैक्टर है वो ले लेगा, मतलब कि जो एजेंसी है जिसको अपन ने अपॉइंट किया है, अगर कल को बेड डेट्स होगा तो उसकी जिम्मेदारी जो वो किसकी होगी, उसकी होगी। रिकोर्स के अंदर बेड डेट्स की जो वो जिम्मेदारी वो हमारी रहेगी। एक ही इस वजह से लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम के अंदर। तो फैक्टरिंग के अंदर नॉन रिकोर्स बेसिस है, इसका मतलब क्या, इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बोर्न बाय द
फैक्टर, जो फैक्टर है जैसे मैंने जो है वो आपको अपॉइंट कर दिया एज ए कि भाई ये मेरे जो है वो रिसीवेबल है, इनसे पैसा कलेक्ट करके लाके मुझे दो। नॉन रिकोर्स बेसिस है तो उस केस के अंदर अगर आगे वाला पैसा नहीं देता है तो भी उस केस के अंदर पैसा जो आप क्या करोगे, मुझे तो दोगे। और अगर रिकोर्स बेसिस है तो उस केस के अंदर जो है अगर आगे वाला पैसा नहीं देगा, बेडर्स होगा, तो उस केस के अंदर उसकी जिम्मेदारी मेरी, वो पैसा आप नहीं दोगे। सीधी सी बात है, नॉन रिकोर्स बेसिस पे आप लोगे तो उस केस के अंदर जो है आप मुझसे प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करोगे। क्लियर है? बिगेस्ट एडवांटेज क्या होता है? इमीडिएट कन्वर्जन ऑफ रिसीवेबल इनटू कैश। अब जैसे मैंने आपको जो फैक्टर के रूप में अपॉइंट किया, एक फर्म के रूप में, मैंने कहा कि यार ये मेरे पैसे हैं, इनसे कलेक्ट करके आप मुझे दो। धीरे धीरे इसके अंदर आगे इंप्रूवमेंट हुआ और अब जो है क्या होने लग गया है, मैंने जैसे आपको 1 लाख के रिसीवेबल दिए, आप मुझे 1 लाख में से कुछ पैसा आपका कमीशन का काट के और कुछ पैसा आप जो है वो एज ए सेफ्टी आप कुछ पैसा और रोक के रखो और बाकी का पैसा पूरा का पूरा क्या कर देते हो, मुझे दे देते हो। तो मेरे जो 1 लाख रुपए है, जो जैसे 40 दिन का मेरा क्रेडिट पॉलिसी है, तो 40 दिन बाद जो पैसा मिलने वाला था वो पैसा जो मुझे आज मिलने लग जाता है। लेकिन फ्री में तो करोगे नहीं, आप भी दरमादे के लिए बैठे नहीं हो, आप भी जो क्या करोगे, कुछ न कुछ पैसा चार्ज करोगे। तो मैं पहले एनालिसिस करूंगा कि क्या मुझे फैक्टर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो कुछ मेरे को फैक्टर रखने से फायदे होंगे, कुछ मेरे को नुकसान होंगे। फायदे क्या होंगे? जैसे मैंने 2 एम्प्लॉय रख रखे थे जो पूरे दिन मोटरसाइकिल लेके पूरे बाजार में घूमते थे पैसा कलेक्ट करने के लिए, उनको रखने की जरूरत नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच जाएगी। नॉन रिकोर्स बेसिस है तो मेरा बेडर्स का जो है नुकसान वो हट जाएगा। मुझे पैसा अपफ्रंट मिल जाएगा तो उस केस के अंदर जो ब्याज लगने वाला तो वो ब्याज नहीं लगेगा, वो मेरी बचत हो जाएगी। लेकिन मेरी कॉस्ट भी लगेगी, आप फ्री में तो करोगे नहीं, आप कमीशन लोगे। और ये जो 80,000 रुपये जो 40 दिन बाद आप रिकवर करोगे, और वो 80,000 आप मुझे आज दे रहे हो, उसके बदले में आप उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा मेरे से इंटरेस्ट के रूप में चार्ज करोगे, तो वो पैसा जो है वो भी कंसिडर करेंगे। तो देखो, एनुअल सेविंग या बेनिफिट क्या होगा फैक्टरिंग लेने से? एक तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच जाएगी, बैड डेट्स जो वो अवॉइड हो सकता है, वो डिपेंड करेगा नॉन रिकोर्स बेसिस या रिकोर्स बेसिस। और इंटरेस्ट सेव ड्यू टू रिडक्शन इन द एवरेज कलेक्शन पीरियड। भाई कलेक्शन पीरियड जो कम हो जाएगा, मुझे पैसे जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स जितनी है इनटू रेट इनटू प्रीवियस कलेक्शन पीरियड, जैसे पहले मेरे को 60 दिन में पैसा कलेक्ट होता था, उसकी जगह जैसे आपको देने के बाद में आप मुझे हाथों हाथ भी दे सकते हैं या फिर बाद में भी दे सकते हैं, 10 दिन बाद में भी दे सकते हैं। जितना भी पैसा जब भी रिकवर होगा उतना समय जो है उसको डिवाइड बाई 365 जो है उतना पैसा मेरे को इंटरेस्ट मेरा बच जाएगा। जैसे कि समझिएगा, पहले जो 60 दिन बाद में पैसा जो मिलता था, तो 60 दिन की मेरी कॉस्ट, जैसे मेरे 1 लाख में से 80,000 की मेरी कॉस्ट लगती थी, तो 80,000 उस पर 20% मेरी कॉस्ट लगती थी, तो 80,000 इंटू 20% इंटू जैसे कि मेरे 60 दिन बाद मिलते थे, तो 60 दिन का जो भी कॉस्ट है वो लगता था। क्लियर है? लेकिन आप मुझे जैसे हाथों हाथ दे देते हो तो ये मेरी पूरी जो बच जाएगी। अगर जैसे आप मुझे 10 दिन बाद दोगे तो उस केस के अंदर 10 दिन बाद तो मेरे 50 दिन की कॉस्ट बच जाएगी। लेकिन इसके बदले में आप मुझसे कुछ कॉस्ट भी लोगे। कॉस्ट क्या लोगे? एक तो मेरे से कमीशन लोगे, एक आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। इंटरेस्ट कौन सी चार्ज करोगे? आप मुझे कितना पैसा आगे दोगे उसके ऊपर चार्ज करोगे। तो एनुअल क्रेडिट सेल्स कि जैसे कि 1 लाख रुपए की जो सेल है वो मैंने आपको दी है, उसमें से आपका कमीशन कितना वो हटा दीजिए। और फैक्टर रिजर्व, कुछ पैसा फैक्टर जो एज ए रिजर्व रखता है, जैसे कि 1 लाख में से 10,000 आपने कमीशन के रोके और 10,000 आपने रिजर्व करके रखे कि भाई ये मैं जब पूरा होगा तभी दूंगा। तो आपने मुझे 80,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए, सॉरी एडवांस दिए, और उस एडवांस के लिए कलेक्शन पीरियड जो कि 60 दिन बाद आपको मिलेगा, जबकि आपने मुझे दे दिया, तो 60 दिन का आप मेरे से क्या करोगे? ब्याज कलेक्ट कर दोगे। इसके आगे जो रेट लिखना भूल गया मैं, रेट भी लिख दीजिएगा ना, मल्टीप्लाई बाय रेट इंटू 100 कर दीजिएगा। ये रेट लिखना इसके साथ भूल गए। ए माइनस बी कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा? नेट एनुअल बेनिफिट या नेट एनुअल कॉस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? बट भाई यहाँ रेट लिखना भूल गए हैं तो इसको यहाँ पर रेट जो है वो लिख दीजिएगा इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। एनुअल बेनिफिट या नेट एनुअल कॉस्ट जो मिल जाएगी। रेट ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फॉर्म नेट एनुअल कॉस्ट ऑफ द फैक्टरिंग, नेट कॉस्ट कितनी आई डिवाइडेड बाय अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांसेज। जैसे कि आपने मुझे 80,000 रुपये दिए या फिर साल भर के अंदर 2,40,000 दिए, 2,40,000 के बदले में आपने मुझसे 40,000 रुपये लिए या 10,000 रुपये लिए, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? रेट ऑफ इफेक्टिव रेट की मेरे को फैक्टरिंग लेने की वजह से कितना जो खर्चा लगा है। फोरफेटिंग ये अभी नया आया है, पहले ये नहीं होता था। आज के टाइम में जो ज़्यादा यूज होता है फोरफेटिंग क्या है? फ्रेंच टर्म है विच मीन्स रिलिंग्विश से राइट। रिलिंग्विश मतलब छोड़ना। रिलिंग्विश वर्ड का मतलब क्या है?
रिलिंग्विश वर्ड का मतलब है छोड़ना। जैसे मेरे जो डेटर है उनके ऊपर मेरा राइट है, उनसे पैसा मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, ये राइट मैं क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, छोड़ के क्या कर देता हूँ, मैं किसी और को दे देता हूँ। अब क्यों दूंगा, फ्री फोकट में तो दूंगा नहीं। इसमें क्या होता है, एन अरेंजमेंट इन विच बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बायज ट्रेड बिल्स और ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम एक्सपोर्टर। जैसे कि मैंने कुछ सामान जो है वो एक्सपोर्ट करना है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, एक्सपोर्ट करूंगा तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो बाहर जो है वो मेरे रिसीवेबल जो आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं, मैं तो एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। तो उस केस के अंदर मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को क्या कहूंगा, एन अरेंजमेंट इन विच बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बायज ट्रेड बिल्स। अब मैं कहूंगा कि ये जो ट्रेड बिल्स है जो बाहर बैठे हैं उनसे पैसा कलेक्ट करना वगैरह वगैरह मेरे बस की बात है नहीं, ये जो है मैं इनके अधिकार जो मैं छोड़ता हूँ और ये बैंक मैं आपको देता हूँ। बैंक जो है क्या करेगी, वो अधिकार लेगी और वो पैसा जो बैंक आगे से कलेक्ट करके मुझे लाके देगी। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अब जैसे 1 लाख के दिए तो बैंक उसके बदले में मुझे जो अपना कमीशन वगैरह काट के हाथों हाथ पैसा भी दे सकते हैं। और वो कैसे देंगे, विदाउट रिकोर्स बेसिस, मतलब कि अब आगे वाले से जो बेडर्स वगैरह होगा वो है बैंक की जिम्मेदारी, उसके बदले में बैंक को तो सीधी सी बात है कमीशन मिलेगा अच्छा खासा। इट इज ए यूनिक क्रेडिट फैसिलिटी अरेंजमेंट वेयर एन ओवरसीज बायर कैन ओपन ए लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर एंड कैन इम्पोर्ट गुड्स। अब ये वाली मेरे वाली बैंक है, इसको जो क्या रिस्क है कि भाई आगे वाला पैसा देगा या नहीं देगा। तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो इम्पोर्ट करने वाला है वो वहां के देश की बैंक के पास जाता है और उस बैंक को कहता है कि भाई मेरे को जो सामान खरीदना है बाहर से खरीदना है, वो मेरे पे भरोसा नहीं करते, लेकिन आप बैंक है आपके ऊपर भरोसा करते हैं, तो आप जो है क्या कर लीजिए, मेरी गारंटी ले लीजिए। उन्होंने कहा मैं गारंटी क्यों लूँ, उन्होंने कहा कि देखो आप तो मेरे ही देश में मेरे को जानते हो, मेरा पैसा रिकवर कर सकते हो। उन्होंने कहा हाँ, तो आप मेरे मेरे को क्या करो, एक गारंटी दो, लेकिन ये मेरी गारंटी मुझे मत दो, मेरी गारंटी मेरे बिहाफ पे आप क्या कर दो, जो एक्सपोर्टर है उसके बैंक के पास पहुंचा दो। तो वो क्या करता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो वो इशू करता है और वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो जैसे इंडिया में जैसे मैं एक्सपोर्टर हूँ तो मेरी बैंक के पास आ जाता है। तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए क्या कहते हैं, जैसे अमेरिका का कोई बंदा जो इम्पोर्ट करना चाहता है, तो अमेरिका वाला बंदा अमेरिका के बैंक के पास जाएगा, उसको कहेगा कि मुझे कुछ सामान खरीदना है और उसके बदले में आगे वाला जो गारंटी मांग रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर दीजिए, लेटर ऑफ क्रेडिट दे दीजिए। तो वो अमेरिका वाली बैंक जो वो इंडिया वाली बैंक के पास लेटर ऑफ क्रेडिट भेजेगी कि भाई ये बंदा जो जेन्युइन है, अगर इसका पैसा डूबता है तो उसके इसके अंदर हम पैसा जो वो दे देंगे। इस बैंक के पास जो वो एक तरीके से एश्योरेंस आ गई। और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट जो वो इसको जाके कहेगा कि भाई मैं उससे पैसा मांगता हूँ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इसके बदले में ये लो पैसा और आप जो उसको एक्सपोर्ट कर दो, तो मेरे लिए भी सेफ्टी होगी, उनके लिए भी सेफ्टी होगी। क्लियर है। इनोवेशन इन रिसीवेबल्स, आज के टाइम में रिसीवेबल में क्या क्या करते हैं, कुछ जो वो नए तरीके हैं, री इंजीनियरिंग रिसीवेबल प्रोसेस, मतलब कि जो रिसीवेबल का प्रोसेस है, मतलब कि उनको मैनेज करना, उनसे पैसा कलेक्ट करना वगैरह, इसके अंदर कुछ नई चीज आई। जैसे सेंट्रलाइजेशन, कि जो भी पेमेंट का सिस्टम है वो सेंट्रलाइज करो, मतलब कि एक स्पेसिफिक ग्रुप रखो जो कि क्या करेगा, जो भी रिसीवेबल है, मतलब कि छोटे रिसीवेबल छोड़ के बड़े जो भी रिसीवेबल उनके ऊपर जो मॉनिटरिंग करेगा, उनसे पैसा कलेक्ट करेगा और जमा करेगा, वो सारा का सारा जो क्या करेगा, सेंट्रलाइज करेगा। जैसे आज के टाइम में देखते होंगे कि बहुत सारी ब्रांच है, लेकिन पेमेंट जो वो क्या करते हैं, एक जगह पेमेंट जो वो भिजवाते हैं, तो वो क्या है, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज करवाना, मतलब कि एक स्पेसिफिक ग्रुप है जो क्या करेगा, इन रिसीवेबल को मैनेज करेगा। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं, आगे वाले के जो बैंक अकाउंट है उससे सीधा पैसा जो वो करने के लिए उससे इंस्ट्रक्शन दिलवा सकते हैं कि भाई तुम्हारी डेट आएगी तो तुम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दो कि भाई उस दिन पैसा जो आपका कट के मेरे खाते में आ जाए। इंटीग्रेटेड वॉइस रेस्पॉन्स, ये नई टेक्निक है जिसके अंदर क्या होता है, आगे वाला वॉइस के जरिए जो पेमेंट अप्रूव कर देता है। कलेक्शन बाय थर्ड पार्टी, अब मुझे जो रिसीवेबल को मैनेज करना मेरे लिए भारी पड़ रहा था, मैंने किसी फर्म को जो वो हायर कर दिया, उसको कहा कि भाई तुम क्या करो, एक पेमेंट जो वो सारा का सारा लेके आओ। लॉक बॉक्स प्रोसेसिंग अपन कैश मैनेजमेंट के अंदर आगे पढ़ेंगे। इंटरनेट के जरिए जो उनसे भी पेमेंट जो वो लिया जा सकता है, फोन पे वगैरह जो है उनसे लिया जा सकता है। कस्टमर ओरिएंटेशन एनालिसिस एंड डेवलप ए गुड कस्टमर रिलेशन, जैसे कि हमारे जो कस्टमर है उनके साथ आज के टाइम में आप देखते ही होंगे कि आप हमारे लिए एक वैल्यूएबल कस्टमर है, फीडबैक देने के लिए 5 दबाए, 4 दबाए, 3 दबाए, इस तरीके से। तो कस्टमर ओरिएंटेशन एनालिसिस एंड डेवलप ए गुड कस्टमर रिलेशन, कि भाई ऐसा नहीं कि आप पैसे के लिए उनसे रिलेशन तोड़ दो, क्योंकि वही आगे वापस आपसे परचेज भी करेगा। इवेल्यूशन ऑफ रिस्क, अब हर जो है वो हमारा कस्टमर है उसकी रिस्क जो उसका एनालिसिस करो कि भाई ये जो है इसको देने में कितना
रिस्क है कि क्या वो पैसा दे देगा या नहीं दे देगा। सारी बैंकें जो आज के टाइम में ये जो सिबिल स्कोर का है ना, वो सारा का सारा इवोल्यूशन ऑफ रिस्क के जरिए आता है। आपने एक जगह लोन लेके फ्रॉड कर दिया तो उस केस के अंदर आपको कहीं और जो है वो लोन नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप से जो क्या हो जाती है, एक तरीके से रिस्क का इवोल्यूशन हो जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के हिसाब से आप जो है वो पेमेंट वगैरह ले सकते हो। ऑटोमेटेड अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट सिस्टम, भाई आदमी खुद मैनेज करेगा तो उस केस के अंदर जो रिसीवेबल से मुश्किल हो जाता है। इसकी जगह आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया जिसके अंदर जैसे ही आपने सेल किया वैसे ही उसका जो जिसको सेल किया उसके कस्टमर का अकाउंट जो है वो आपके शो होने लग जाएगा कि भाई ये है, और उसका जैसे 40 दिन है, 40 दिन बाद उसके पास अपने आप इंटीमेशन चला जाएगा, आपकी इन्वेंट्री जो कम हो जाएगी। और आप जब चाहे तो एक स्टेटमेंट देखना चाहे कि भाई कौन सा जो ड्यू डेट के बाद भी पेमेंट नहीं हुआ है, उन कस्टमर की लिस्ट चाहिए तो वो अपने आप लिस्ट बना के दे देगा। वो क्या ऑटोमेटेड अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके अलावा क्या किया जा सकता है, रिसीवेबल कलेक्शन प्रैक्टिसेज, अपन ये फैक्टरिंग वगैरह कर सकते हैं या फिर अपन खुद जो वो अपने बंदे रख सकते हैं। यूज ऑफ फाइनेंशियल टूल, क्रेडिट एनालिसिस कर सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि ये सिबिल स्कोर वैसे वैसे फर्म के लिए भी क्रेडिट एनालिसिस या क्रेडिट रेटिंग। कॉमर्शियल पेपर जब पढ़ेंगे तब स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग पढ़ेंगे तो वहां पर अपन देखेंगे क्रेडिट एनालिसिस, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है कि भाई ये कस्टमर पैसा चुकाने में किस तरीके का, कुछ लोग होते हैं इस तरीके के होते हैं जिनसे पैसा जो उनको उधार दो तब वो बहुत प्यारे लगते हैं, और जब उनसे वापस पैसा मांगो तो उनका एक अलग ही रूप आता है। डिसीजन ट्री जो है वो क्या होता है, ये वैसे रिस्क इवेल्यूशन का एक रिस्क मेजरमेंट का एक तरीका होता है कि भाई ये जो जैसे एक बंदा है इसको जो है वो सेल करेंगे तो अगर वो पे करेगा तो मान लीजिए 1 लाख रुपए का फायदा होगा, और अगर नहीं पे करेगा तो आपको 4 लाख रुपए का नुकसान होगा। पे करेगा मान लीजिए इसके चांसेज है 10%, और नहीं पे करेगा इसके चांसेज है 90%। तो सॉरी, पे करेगा इसके चांसेज 90% कर देते हैं और नहीं करेगा इसके 10%। तो 1 लाख इंटू 90% प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 90,000 का फायदा, और ये जो है 4 लाख का 10%, 40,000 का नुकसान का चांसेस। तो अल्टीमेटली जो 50,000 फायदे का ऑप्शन है। इस तरीके से जो हम बनाते हैं तो वो क्या कहते हैं, डिसीजन ट्री। या फिर कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल, मतलब कि उनको टाइम पे मैसेज भेजो, इंटीमेशन दो, इन्फॉर्मेशन दो कि भाई मेरा पैसा दे दे, मेरा पैसा दे दे, नहीं दे तो सही टाइम पे लीगल जो आपको लेना चाहिए एक्शन वो लीगल एक्शन लीजिए। कलेक्शन पॉलिसी जो वो सही रखिए वगैरह। मॉनिटरिंग ऑफ रिसीवेबल, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल, एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल, एज रिसीवेबल की एज क्या है, क्या ऐसा देखेंगे। हाँ, भाग के थोड़ी जा रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ, हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज एज। एवरेज एज का मतलब उसकी उम्र नहीं पूछनी है कि भाई आपकी उम्र क्या है, यहाँ पर एवरेज एज का मतलब क्या है कितने दिन से क्यों है, उनकी एक लिस्ट बनाओ कि भाई जैसे ये ABCD की ए जो है इसकी एज है 40 दिन, मतलब कि ये 40 दिन से पेमेंट करता है, ये 50 डेज, ये 90 डेज, और ये 120 डेज। तो ये इनकी क्या है, ये इनका क्या हो गया, एक एज शेड्यूल हो गया कि भाई रिसीवेबल का एज शेड्यूल कितने, तो ए 40 दिन पेमेंट कर देता, बी इतने में दे देता, ये एजिंग शेड्यूल जो है ये यही पर है। एवरेज एज कैलकुलेट करो, उनका एक शेड्यूल बनाओ। फिर जैसे ये डी वगैरह जो 120 वाले दिन है, अब अगर हमारी क्रेडिट पॉलिसी 60 दिन की है तो अपन ए और बी को रखेंगे और सी और डी को कहेंगे कि भाई या तो पेमेंट सही टाइम पे करो या फिर भागो यहाँ से। कलेक्शन प्रोग्राम, उसमें क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, सिंपल सी बातें, उसको ध्यान रखेंगे, उनको इंटीमेट करेंगे भाई दे दे पैसा, ईमेल करेंगे, टेलीफोन करेंगे, याद दिलाएंगे, और फिर भी नहीं करेंगे तो लीगल एक्शन लेंगे। क्लियर है, ये जो है इसके बाद का आपका पोर्शन है। ये तो फिर वही आ गया, ये सारे सेम ही के सारे। फाइल डॉक्यूमेंट,
ये है पहली फाइल, ठीक है। तो ये है दूसरी फाइल। पार्ट 2, ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट। पैसों का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ट्रेजरी मैनेजमेंट मेनली डील विद पैसों का मैनेजमेंट में हम मेनली क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का हिस्सा है तो वर्किंग कैपिटल इसके साथ पढ़ेंगे। और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट नॉर्मली इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल रिस्क मतलब जैसे आज मैंने सेल की और वो आउट ऑफ इंडिया की, जैसे $1,00,000 के अंदर जो सेल की, तो $1,00,000 के अंदर आज जो डॉलर की रेट जो वो क्या है, $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज़, मतलब मान लीजिए 90 रुपीज़। तो $1,00,000 जब मेरे पास मिलेंगे तो मैं रुपए में कन्वर्ट करवाऊंगा तो 90 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन मुझे डर है कि कहीं रुपया स्ट्रांग नहीं हो जाए। अगर रुपया स्ट्रांग हो जाएगा तो उस केस के अंदर मान लीजिए $1 इज इक्वल टू 87 रुपीज हो गया, तो उस केस के अंदर जब $1,00,000 मिलेगा मैं बैंक में जमा करवाऊंगा तो मुझे 87 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो ये जो रिस्क है इसको मैनेज करना, जैसे करेंसी रिस्क भी कहा जाता है, वो भी जो है ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर आता है। फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो भी आते हैं। कैश मैनेजमेंट करते क्यों है, ताकि हमारा रिटर्न ऑन अवेलेबल कैश, हमारे पास फ्री फोकट का पैसा जो बिजनेस में फंसा नहीं रहे, इंटरेस्ट की कॉस्ट हमारी कम से कम लगे, मोबिलाइज एज मच कैश एज पॉसिबल। देखो कैश का कंट्री जो है वो कितना अच्छे से डेवलप करेगी, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि उस कंट्री का कैश का मोबिलाइजेशन कैसा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा पड़ा है लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट का आइडिया है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है बैंकिंग सिस्टम पूरा इस तरीके से कि भाई ये मोबिलाइज करवाए, ताकि जिसके पास अननेसेसरी पैसा पड़ा है वहां से लेके जहां जरूरत है वहां पर पैसा लाया जाए। सेम एज इट इज बिजनेस के अंदर भी कई जगह ऐसा जगह पे कैश जो फंसा पड़ा रहता है जहां पर उसका कोई यूज नहीं है, तो उसको सही तरीके से मोबिलाइज करना वो भी इसी में आएगा। इफेक्टिव डीलिंग इन फॉरेक्स मनी एंड कैपिटल मार्केट टू रिड्यूस रिस्क। भाई ये जो रिस्क है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, हेजिंग वगैरह जो वो करते हैं, फॉरेक्स गेन वगैरह जो है उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। ट्रेजरी डिपार्टमेंट का काम क्या है कि भाई कैश मैनेजमेंट, करेंसी मैनेजमेंट, मैनेजेस द फॉरेन करेंसी रिस्क एक्सपोजर, कि भाई रिस्क जो उसको कम करें। फंड मैनेजमेंट, देखो कैश मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट दोनों फर्क है, आगे अपन वर्ड पर जो है वो एक चैप्टर पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट दोनों में काफी फर्क है। कैश में सिर्फ कैश का जो कवर होता है, फंड वर्ड जो अल्टीमेटली नेट वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड सोर्सिंग द कंपनी शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कैश नीडेड, कैश नीड्स, इसमें आगे एंड फंड नीड्स लिख दीजिएगा ना, कैश नीड्स की जगह इसको फंड नीड्स लिखिएगा। ये कैश नीड्स सही नहीं है इसके लिए वर्ड, इसको जो है वो चेंज करके, ठीक है। बैंकिंग, गुड रिलेशन विद द बैंकर्स, भाई बिजनेस कर रहे हो तो बैंक के साथ अच्छे रिलेशन होने जरूरी है, क्योंकि सुख दुख का साथी आपका बैंक ही है, पैसा जो बैंक ही देगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस कहाँ से लेके आए वगैरह वगैरह। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड एडुकेट कैश टू ईच ऑफ द यूनिट्स, जिसको जितनी जरूरत है उतना हर किसी को जो कैश सही समय पे मिले। नो फंड आर ब्लॉक्ड इन द एज आइडल कैश, अननेसेसरी जो पैसा किसी के पास फंसा ना पड़ा रहे। आपके अंदर घर के अंदर जो माता जी का रोल है वो समझ लीजिएगा, जो कैश मैनेजमेंट या ट्रेजरी मैनेजमेंट का रोल है, कि भाई चाहे पति है चाहे बच्चे हैं उनको जब जरूरत है तभी पैसा दिया जाए, उसके बिना जो पैसा नहीं दिया जाए। किसी के पास बिना फालतू का पैसा नहीं हो, ऐसा ज़्यादा अगर पति को देंगे तो वो पार्टी कर लेंगे, ज़्यादा बच्चों को देंगे तो वो भी उड़ा देंगे, और उनको लगता है कि वही समझदार है, इस वजह से ज़्यादा पैसा सिर्फ अपने पास ही रखते हैं। तो ये जो है इसी तरीके से कि भाई किसी भी यूनिट को ज़्यादा पैसा नहीं हो, कहीं पे भी बिना फालतू आइडल पैसा पड़ा नहीं रहे, सरप्लस कैश है उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करना। ज्वेलरी खरीद लो सबसे बेस्ट है। द नीड फॉर कैश, किस वजह से पैसों की जरूरत होती है, ट्रांजेक्शन नीड, भाई आपको कुछ खरीदना है बेचना उसके लिए होगा। स्पेकुलेटिव नीड, सही समय पे आपके पास पैसा होगा, जैसे कुछ चीज सस्ती मिल रही तो आपको एकदम से खरीद लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको पैसों की जरूरत होगी, तभी आप जो है बिजनेस में फायदा उठा पाओगे। और प्रिकॉशनरी नीड, सेफ्टी अगेंस्ट द अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अगर कल को कोई एकदम से जरूरत पड़ गई तो उस केस के अंदर जो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर भी
भाई वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, बाकी एक्चुअल में जो वो पैसा माता जी ही हैंडल करते हैं। सेफ्टी अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। राजा और राजा बनाने वाले में जो ज्यादा ताकतवर है वो हमेशा राजा बनाने वाला है। पत्नियां हमेशा समझदार होती है, वो पति को राजा बना के रखती है ताकि पावर उनके पास रहे। कभी भाई जिसको राजा ही बना दिया तो वो कभी ये थोड़ी कहेगा अब इससे ऊपर तो क्या ही बनेगा, तो वो उसको हमेशा ऊपर चढ़ा के रखते हैं कि भाई हाँ तुम ही जो है वो सर्वे सर्वा। बाकी कोई उनसे बिना पूछे अगर कोई एक्शन हो तो फिर पता चलता है। प्रिकॉशनरी नीड सेफ्टी अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। कोई भी कल को जरूरत पड़ जाए, कोई भी अनवांटेड घटना हो तो उसके केस के अंदर जो काम आएगा पैसा। मेथड ऑफ कैश बजटिंग। रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, एडजस्टेड इनकम मेथड, एडजस्टेड बैलेंस शीट मेथड। बैलेंस शीट को एडजस्ट करके कैश का बैलेंस निकाल सकते हो, इनकम को एडजस्ट करके रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पढ़ेंगे ये अपन। ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से कैश फ्लो मैनेज करने के लिए। एक्सिलरेटिंग कैश कलेक्शन एज मच एज पॉसिबल और डिक्लेरेशन एज डिसबर्समेंट। पैसा जो है उसको जल्दी से जल्दी लाना और पेमेंट जो वो लेट से लेट करना। देखो पैसा आते वक्त जो कलेक्शन जो हो जितना ज़्यादा जल्दी करवा सकते हो उतना अच्छा है, और पेमेंट जो जितना लेट कर सकते हो उतना अच्छा है। पैसा जल्दी लाने के लिए आप क्या करोगे, एक तो सेंट्रलाइजेशन बैंकिंग, एस्टेब्लिश ए नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक कलेक्शन सेंटर इन द डिफरेंट रीजन्स। हर जगह जो है वो अलग अलग सेंटर लगाओ ताकि वो क्या करे, पैसा कलेक्ट कर करके जमा करवाते रहे। या फिर लॉक बॉक्स सिस्टम, लॉक बॉक्स सिस्टम इस पे क्वेश्चन आ सकता है, देखिए। इज टू एलिमिनेट द टाइम बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ रेमिटेंस बाय द कंपनी एंड डिपॉजिट इन द बैंक। पैसा उससे आगे वाले से मिल गया लेकिन खाते में आते वक्त जैसे चेक जो है उसको सॉर्ट किया, उसको जो अपन ने डिपॉजिट किया, फिर कलेक्ट हुआ, ये जो है ये अपने टाइम नहीं लगे, इस वजह से अपन क्या करते हैं जैसे नॉर्मल पोस्ट ऑफिस वगैरह को रखते हैं तो वो जैसे ही चेक आता है वो पैसा हमारे खाते में क्रेडिट कर देते हैं। टू एलिमिनेट लैग बिटवीन द टाइम चेक रिसीव्ड एंड द टाइम एक्चुअली दे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये वाला जो करेक्ट कर दीजिएगा आपके नोट्स के अंदर, वैसे अभी नए वाले अपडेटेड नोट्स ये वाला करेक्ट करके डाल दिया। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बिलिंग फ्लोट किसे कहते हैं, मेल फ्लोट किसे कहते हैं, चेक प्रोसेसिंग फ्लोट किसे कहते हैं, या बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट कैसे कहते हैं। जैसे सेल हो गई, फ्लोट का मतलब क्या है, गैप। सेल हुई, सेल होने के बाद में हमने उसको इनवॉइस भेजा, इसके बीच में जितना समय लगा उसे हम क्या कहते हैं, बिलिंग फ्लोट। जैसे 1 जनवरी को सेल कर दी लेकिन 5 जनवरी को उसको इनवॉइस भेजा, तो ये जो 5 दिन है ये क्या है, बिलिंग फ्लोट। उसको मेल भेजने के बाद में उसने जो चेक दिया, और चेक जिस दिन रिसीव हुआ, जैसे 5 तारीख को हमने मेल किया और हमको चेक जो 12 तारीख को रिसीव हुआ, तो 5 से लेके 12 तक का जो ये क्या है, मेल फ्लोट है। उसके बाद में जो मेल रिसीव हुआ है चेक, उसको जो अपन क्या करेंगे, उनको सबको जो है वो सॉर्ट करेंगे, उनको जो वो सही तरीके से रिकॉर्ड करेंगे और डिपॉजिट करेंगे। तो जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन से लेकर डिपॉजिट तक का टाइम है उसे हम क्या कहेंगे, चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। और जिस दिन डिपॉजिट करवाए उस दिन से हमारे खाते में जब तक आया उसे हम क्या कहेंगे, बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। इस पे क्वेश्चन जो है, इस पे क्वेश्चन आया था शायद जूनियर अकाउंटेंट में था या किसी में क्वेश्चन जो है इसके ऊपर था। क्लियर है, समझ पा रहे बात, क्लियर है भाई यहाँ तक का। कंट्रोलिंग पेमेंट, पेमेंट जो है वो कैसे कंट्रोल करेंगे, इश्यूइंग मोर। देखो वैसे तो ये जो लिखा है ना, वो लिखने वाले को भी सोचना चाहिए था ऐसा क्या लिखा है, लेकिन है तरीका। वो क्या कहते हैं कि चेक जैसे आपने 1.5 लाख इश्यू कर दिए, लेकिन एट ए टाइम 1 लाख के ही चेक जो वो आपके बैंक में लगेंगे, तो चेक तो दबा के इश्यू करो लेकिन पैसा जो बैंक के अंदर उतना ही रखो जितने चेक जिस दिन इश्यू, मतलब जितने जो है वो क्रेडिट होने, सॉरी डेबिट होने वाले आपके खाते से, उतना ही बैलेंस रखो। issuing more check but having in the bank's account only so much cash balance as will sufficient to honor those check which are actually expected to presented on particular date। लेकिन लोगों ने इसको अपोज भी किया कि बेवकूफ़ जैसे क्या बात कर रहे हो, अब 1.5 लाख का चेक दिया और हो गया 1.5 लाख के 1.5 लाख चले गए तो चेक डिसऑनर केस के अंदर जो है आप जेल में और जाओगे। लेकिन है एक तरीका ये भी, डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम कैश बैलेंस डिपेंड ऑन द रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ, कि भाई पैसा
बैंक हमारे पास कितना जो कैश रखना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि रिस्क कितनी और रिटर्न कितनी। जैसे पैसा ज़्यादा रखने पे अगर हमें स्पेकुलेशन की नीड ज़्यादा है, जैसे कि अभी ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ भी अभी एकदम से ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि भाई सामान जो सस्ता मिलने वाला, गुड्स सस्ता मिलने वाला, तो आप ज़्यादा कैश रखिए ताकि आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई चोरियां ज़्यादा हो रही है, आप बैंक के जो बहुत सारा कैश लेके बैठे हो, तो वो रिस्क वाला केस है। तो रिस्क रिटर्न के हिसाब से देखो। कैश मैनेजमेंट मॉडल, इन्वेंट्री टाइप मॉडल, ये दोनों ध्यान रखिएगा भाई। एक तो इन्वेंट्री टाइप है जिसको दिया विलियम जे बोमोल, और एक ये स्टोकेस्टिक मॉडल जो है जिसको दिया मिलर और ने। इन्वेंट्री टाइप वाली सेम जो है ईओक्यू वाला फॉर्मूला है वो का वही दिया है जो विलियम जे बोमोल ने दिया। उसने कहा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल की कैश कितना रखना चाहिए, ऑप्टिमम कैश लेवल कितना होना चाहिए, वेयर द कैरिंग कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो मिनिमम। सेम वो का वो फॉर्मूला 2AO डिवाइड बाई सी की जगह 2UP डिवाइड बाई एस। वहां पर ए का मतलब एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल था, यहाँ एनुअल कैश डिसबर्समेंट है, पूरे साल भर में कैश कितना जाएगा। पी का मतलब है वहाँ वो था ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन है, और एस की जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रुपीज पर एनम। एजम्पशन क्या है कि भाई कैश नीड पूरे साल भर की हमें पता है और वो कांस्टेंट है। कैश जो पूरे साल में बराबर बराबर यूज होता है, ऐसा नहीं कि किसी महीने में जो वो ज्यादा यूज होता है और किसी में कम होता है। होल्डिंग कॉस्ट जो वो पता है और वो भी कांस्टेंट है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो वो रिमेन कांस्टेंट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी जो वो रिमेन कांस्टेंट। भाई सीधी सी बात है, इसमें से कोई एक एजम्पशन फेल हुई तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, फॉर्मूला फेल हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा मेथड ही खराब हो जाएगा। मिलर और मैनेजमेंट मॉडल, इसमें लोगों ने अपोज किया कि भाई पूरे साल भर में कितना पैसों की जरूरत होगी ये हमें थोड़ी पता होता है पहले से, और ये जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी चेंज होती रहती है, तो ये बेवकूफ़ जैसी बातें हैं, इस तरीके से होता नहीं। तो ये मिलर और आया, उसने कहा कि देखो सीधा कॉन्सेप्ट रखो, आप जो है वो क्या कर लो, लिमिटेड डिसाइड कर दो। ये एक अपर लिमिट, ये जो है ये अपर लिमिट, ये जेड जो है जहाँ पर वापस आना है, और ये एक मिनिमम लिमिट है। पैसा जैसे आपने यहाँ रखा, जैसे 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 ये बढ़ते 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 जिस दिन अपर लिमिट को छू ले उस दिन वापस क्या कर लो, पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके इस पॉइंट पे आ जाओ। कम होता 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 जिस दिन यहाँ पर आ जाए उस दिन पैसा कहीं से उधार लाके वापस इस जगह आ जाओ, फिर वापस बढ़ता बढ़ता यहाँ ऊपर वाली लाइन टच कर ले तो वापस यहाँ पर आ जाओ। तो ये जो है ये क्या है, मिलर और ने दिया था। कैश फ्लो जो है उसने कहा कंप्लीटली स्टोकेस्टिक, मतलब कि ऊपर नीचे होता रहता है, कोई इसमें कुछ भी कर नहीं सकता। कंट्रोल लिमिट जो सेट कर सकते हो, जेड जो वो रिटर्न पॉइंट है। तो जैसे ही आपने पैसा बढ़ता बढ़ता आपके पास बैलेंस बढ़ता बढ़ता जिस दिन इस अपर वाली लाइन को टच कर दे उस दिन जो पैसा वापस क्या कर दीजिए, इतना कर दीजिए बैंक में, बाकी का क्या कर दीजिए मार्केट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दीजिए या कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए, और जिस दिन कम होता होता यहाँ पर आ जाए उस दिन वापस बोरो करके पैसा इस सिचुएशन पर पहुंच जाइए। मैनेजमेंट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है कि भाई आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आपने क्या कर दिया, मार्केटेबल सिक्योरिटी जैसे किसी के जो डिबेंचर इक्विटी वगैरह खरीद लिए, तो उस केस के अंदर जो उनको क्या करूँगा, सिलेक्शन शुड बी गाइडेड बाय सेफ्टी, मैच्योरिटी एंड मार्केटेबिलिटी। एक तो जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो सेफ होना चाहिए, मतलब उसकी ऐसा में इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा जहाँ पर कि भाई 21 दिन में पैसा डबल, ऐसी स्कीम मत कर दीजिएगा पूरा पैसा ही जो उड़ा जाए। या फिर मैच्योरिटी, आपको जरूरत के समय वापस पैसा मिल जाए, आपकी जब जरूरत हो पैसा आप निकाल सको। और मार्केटेबिलिटी मतलब कि आप उसे बेच खरीद के इतना आसानी से सकते हो। मैनेजमेंट ऑफ पेबल, कि भाई हमारे जो क्रेडिटर है उनको किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो जिनसे हमने पैसा सॉरी सामान उधार लिया है तो उस केस के अंदर वो हमें डिस्काउंट देंगे, अगर हम जल्दी पेमेंट करेंगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, और अगर हम बाद में पेमेंट करेंगे तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो हमें सिर्फ इसके अंदर एक ही चीज़ ध्यान रखनी, बाकी तो सिर्फ थ्योरी है। प्राइस डिस्काउंट कैन बी ट्रांसलेट इनटू इम्प्लिसिट कॉस्ट। उन्होंने कहा कि अगर जैसे आप पेमेंट लेट करोगे तो उस केस के अंदर वो क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे, तो वो प्राइस जो वो अल्टीमेटली आपकी एक इम्प्लिसिट कॉस्ट बन जाएगी। और अगर आप उनको टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे तो उस केस के अंदर आपकी गुडविल भी खराब होगी। उनको मैनेज करना पड़ेगा, वो हमेशा जो मांगने आएंगे और छुपना पड़ेगा, तो उसमें कॉस्ट लगेगी। और कंडीशंस लाइक ऑर्डर साइज वगैरह, कितनी ऑर्डर साइज वगैरह, जैसे आगे वाले ने कहा कि इतना ऑर्डर साइज होगा तो उस केस के अंदर आपको इतना डिस्काउंट वगैरह, वो सारी चीज़ें कंसिडर करके आप क्या करोगे, पेबल को मैनेज करोगे। अगर आप ट्रेड क्रेडिट नहीं लेते हो, आगे वाला उधार दे रहा है और आप जो है वो उधार नहीं ले रहे हो, तो उस केस के अंदर इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन,
कल को आप बाद में पेमेंट करोगे तो, या फिर बाद में पेमेंट करोगे तो इन्फ्लेशन का आ सकता है, या फिर कल को खरीदोगे तो उसके इसके अंदर भाव बढ़ सकते हैं, वो आगे वाला इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, या फिर इनकन्वीनियंस वगैरह। आपको हाथों हाथ पेमेंट किया और खत्म करने वाली सिचुएशन नहीं होगी, आपको तकलीफ होगी। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, ये दो फॉर्मूले हैं अल्टीमेटली इसके अंदर, और कोई क्वेश्चन कहीं से बनता नहीं है, बस ये दो फॉर्मूले जो आपको याद करने ही है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एज एनुअल बेसिस नॉट टेकिंग द डिस्काउंट, अगर आप पूरे साल भर का, सॉरी डिस्काउंट नहीं लेते तो आपको साल भर की कॉस्ट कितनी है वो कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाय टी। उससे नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लॉस्ट कैश डिस्काउंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय, कि कैश डिस्काउंट कितना मिले ताकि हमारे फायदा मिल जाए, तो उसके इसके अंदर 100 माइनस डी 365 डिवाइडेड बाय टी माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूले हैं भाई, इस पे क्वेश्चन तो बनता नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूलों पे सीधा क्वेश्चन बन सकता है, दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। उसके बाद में है फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, सिंपल सा ही टॉपिक है। वर्किंग कैपिटल जो वो कहाँ से पैसा लाया जाए वर्किंग कैपिटल का, एक तो है स्पॉन्टेनियस सोर्स, जो नेचुरली जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से होता है, जैसे विच नेचुरली अराइज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, लाइक ट्रेड क्रेडिटर, क्रेडिटर फ्रॉम एम्प्लॉय, क्रेडिट फ्रॉम एम्प्लॉय, सप्लायर्स इट, सप्लायर्स इट से जो हमारे सप्लायर है उनसे जो हमने क्या कर लिया, सामान उधार ले लिया, या कस्टमर से जो हमने पैसा अपफ्रंट ले लिया, तो ये तो क्या स्पॉन्टेनियस सोर्स, मतलब कि हाथों हाथ पैसा ला सकते हो, या फिर नेगोशिएबल सोर्स, या फिर बैंक के पास जाओ उनसे जो वो लोन लेके आओ, या फिर पब्लिक से लेके आओ। नॉर्मली जनरली द फॉलोइंग पैरामीटर वर कंसिडर, अब आप वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेने जाओगे, या आप क्रेडिटर से उधार लोगे, या सप्लायर कस्टमर से उधार लोगे, या सप्लायर से उधार लोगे, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखोगे? कॉस्ट फैक्टर, कौन सा कितना कॉस्ट ले रहा है। इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट रेटिंग, ऐसा तो नहीं है कि भाई ये पैसा लेके हम फंस जाएंगे, नहीं पेमेंट कर पाएंगे तो हमारी जो क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी। फिजिबिलिटी, हमारे लिए ये कितना आसान है। रिलायबिलिटी, कितना भरोसेमंद है। जैसे एक तो है कोई पैसा दे रहा है और वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, और कोई जो वो पैसा दे के रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि भाई मैं पैसा तो दे रहा हूँ लेकिन फिर इस तरीके के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मत करना, नहीं तो फिर भाई मेरे लिए रिस्क हो जाएगा। तो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन क्या लग रहे हैं। हेजिंग अप्रोच क्या है? हेजिंग का मतलब क्या है? रिस्क को मिनिमाइज किस तरीके से करना है, या मैचिंग अप्रोच अप्रोच जो वो क्या है। सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? स्पॉन्टेनियस, मतलब कि जो तुरंत बनने वाले कौन से, ट्रेड क्रेडिट, बिजनेस में जो कस्टमर, सॉरी सप्लायर से उधार लेना, कस्टमर से उधार ले लेना। बिल्स पेबल, आगे वाले पेमेंट करने की बजाय आप बिल दे दो। अक्रूड एक्सपेंसेस, खर्चा हो कर दिया है लेकिन उसका पेमेंट जो करना बाकी है, तो ये क्या एक तरीके से फाइनेंस के सोर्स है। या फिर आप इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड डिपॉजिट ले सकते हो। कई बार देखते होगे कि भाई जस्ट पास वाली दुकान है उससे आपने लोन ले लिया वगैरह, या फिर कॉमर्शियल पेपर, ये सोर्स और फाइनेंसिंग के अंदर वैसे सारे आएंगे। कॉमर्शियल पेपर जो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए एक सोर्स है, वहां पर अपन थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फंड जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशंस, आप धंधा करके जो सेल किया है, कैश सेल्स वगैरह, जो कस्टमर से पैसा आया उससे पैसा जो जनरेट कर सकते हो। पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हो। बिल डिस्काउंटिंग करवा सकते हो, आपके पास जो बिल है। बिल री डिस्काउंटिंग स्कीम, आरबीआई ने जो वो 1 नवंबर 1970 से इश्यू किया। बैंक जो है वो क्या कर सकती है, जैसे कि हम, मैंने जो बिल है वो बैंक से डिस्काउंट किया और बैंक को पैसों की जरूरत होगी, बैंक आरबीआई से वो वापस उसे क्या करवा सकती है, रीडिस्काउंटिंग करवा सकती है। फैक्टरिंग वगैरह लिया जा सकता है। फॉर्म्स ऑफ बैंक क्रेडिट, बैंक से क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? एक तो कैश क्रेडिट ले सकते हैं, सीसी ले सकते हैं, या फिर बैंक ओडी ले सकते हैं, या बिल डिस्काउंटिंग ले सकते हैं, बिल एक्सेप्टेंस ले सकते हैं। ये वैसे सारे आगे आएंगे अपने सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर। लाइन ऑफ क्रेडिट और लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी, ये दो तीन वर्ड है जो समझ लीजिएगा। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? कमिटमेंट बाय बैंक टू लेंड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड ऑन डिमांड स्पेसिफाइंग द मैक्सिमम अमाउंट। जैसे कि आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी 5 लाख रुपए की, तो कि भाई 5 लाख रुपए तक का आपको जो वो क्या मिल जाएगा। देखो, दो इनमें फर्क समझिएगा, एक तो सीसी और ओडी में फर्क समझिएगा। ओडी के अंदर क्या है, मेरा खाता है उसके अंदर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, मतलब कि मैं डिपॉजिट करूं उससे ज्यादा पैसा ले भी सकता हूं। जबकि कैश क्रेडिट जो सीसी लिमिट है ना, वो एक तरीके से प्योर लोन है, मतलब कि उसमें मैं पैसा कभी जरूरत से ज्यादा डिपॉजिट नहीं करवा सकता। जैसे मैंने 15 लाख की सीसी ले रखी है, तो उसमें मैंने 1 लाख रुपए अगर विड्रॉ किए तो 1 लाख पे ब्याज लगेगा। 1 लाख आ गया तो जमा करवा दो, कल को जरूरत पड़ी पूरी 15 लाख की, 15 लाख विड्रॉ कर दो। फिर जो मेरे पास 18 लाख आ गए तो मैं 15 लाख जमा करवा के उस सीसी को एक बार रोक सकता हूँ, ब्याज लगना बंद हो जाएगा।
जबकि ओडी क्या है, मेरा खाता है, उस खाते में पैसा मेरे पास जैसे 15 लाख मैंने उठा रखे हैं और मेरे पास 18 लाख आ गए तो मैं पूरे 18 लाख जमा करवा दूंगा, 3 लाख मेरा प्लस बैलेंस हो जाएगा। फिर वापस जरूरत पड़ी जैसे 4 लाख की तो मैंने 4 लाख उठा लिया तो 1 लाख माइनस हो जाएगा। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, कमिटमेंट बाय बैंक टू लेंड ए सर्टेन अमाउंट, 5 लाख तक का जैसे दे दिया कि भाई 5 लाख तक की तुम्हारी जितनी जरूरत हो उतना ले सकते हो। लेटर ऑफ क्रेडिट अपन ने बात की थी, जैसे एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो उस केस के अंदर जो जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, जैसे मुझे इंपोर्ट करना है अमेरिका से तो उस केस के अंदर अमेरिका वाला मेरे पे भरोसा क्यों करेगा, तो मैं गया एसबीआई बैंक के पास, मैंने कहा एसबीआई बैंक तुम्हारी तो अमेरिका में जान पहचान, उन्होंने कहा बिल्कुल ब्रांच है उधर, क्या बात करते हो। हमने कहा था जो वो मेरी गारंटी ले लो, उन्होंने कहा कैसे, हमने कहा एक कागज पे लिख के बैंक जो अमेरिका में बैंक है ना उसको एक कागज भेज दो कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं पैसा दे दूंगा, तो वो क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक अंडरटेक टू पे एक्सेप्ट नेगोशिएबल और ऑथराइजेज अनदर बैंक टू डू सो अगेंस्ट द स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट की भाई जैसे मैं आगे वाले को इंपोर्ट करूंगा, जो सामान आने वाले जो बिल वगैरह होंगे उनके बिहाफ पे जो लेटर ऑफ क्रेडिट होगा बैंक गारंटी दे सकता है। मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस MPBF लंदन कमेटी करके एक बनाई थी, उन्होंने कहा था कि भाई आप बैंक को कहा था कि जब भी आप किसी को फाइनेंस दो ना तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि बोरोवर जो है उसने पैसा जिस पर्पज से लिया है क्या वो उसी पर्पज के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके इन्वेंट्री की रिपोर्ट मांगिए, उनके सेल की रिपोर्ट मांगिए, उनके आगे के प्लान क्या उनकी रिपोर्ट मांगिए, ताकि आपका पैसा डूबेगा नहीं। नहीं तो फिर क्या होगा, बैंकों के साथ विजय माल्या वाला केस होगा और बैंकों के पास जो पैसा है, बैंक एक तरीके से बैंक का डूबना देश के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। तो उन्होंने कुछ ये गाइडेंस दी थी, बोरोवर जो है उसे अपने जो भी ऑपरेशनल प्लान है उनकी इन्फॉर्मेशन बैंक को देनी चाहिए। बैंक जो है वो उसको पता होना चाहिए कि जिसने बैंक ने जिस काम से क्रेडिट दिए क्या उसी काम के लिए पैसा यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेन फंक्शन ऑफ बैंकर्स एज टू लेंडर एज टू सप्लीमेंट द बोरोवर्स रिसोर्सेज टू कैरी ऑन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ करंट असेट, मतलब कि भाई ऐसा नहीं हो कि आगे वाला जो वो बहुत ज़्यादा ही रिस्क ले रहा है, इस तरीके से नहीं हो। तो बैंकर जो है उसे क्या करना होगा, एज ए लेंडर इज टू सप्लीमेंट द बोरोवर्स रिसोर्सेज टू कैरी एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ करंट एसेट, कि भाई उसकी करंट एसेट जो है उसकी जितनी एक्सेप्टेबल लेवल है उतना जो है वो उसे होना चाहिए। लाइन ऑफ क्रेडिट वापस देख लेते हैं अभी। और कोर करंट एसेट क्या है, विच आर रिक्वायर्ड टू थ्रू आउट द ईयर, जैसे हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल या परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, जैसे आपको एक लिमिट दे दी, ये भी सेम वैसा ही है जैसे सीसी है ना, वैसा वैसा ही है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी 5 लाख रुपए, जैसे घर के अंदर जो बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं कि भाई आपको जो है वो 2,000 रुपये आपकी पॉकेट मनी है, मतलब कि आपकी जब भी जरूरत हो आप जो है वो 2,000 रुपये ले सकते हो। अब 2,000 रुपये में आप जब चाहो तब जो है वो ले लीजिए 2,000 में से। अब पहले दिन उन्होंने 500 ले लिए, दूसरे दिन 500 ले लिए, तीसरे दिन 500 ले लिए, चौथे दिन 500 ले लिए, बस खत्म हो गए, फिर महीने भर जो चुपचाप बैठे रहो। तो ये जो है वो क्या है, लाइन ऑफ क्रेडिट। कमिटमेंट बाय बैंक टू, बैंक जो कमिट कर रही है कि भाई हम एक सर्टेन अमाउंट तक दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे जब आप डिमांड करोगे, लेकिन ये मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज्यादा नहीं देंगे। क्लियर है भाई? क्लियर है यहां तक का? एक बार भाई इन नोट्स को जो है वापस अच्छे से पढ़िएगा। और जो है अब से आपके MCQ जो वो डेली ऐड होंगे, 30 MCQ लगभग जो है वो डेली ऐड होंगे। अभी जो है वो कैपिटल बजटिंग के आज हुए हैं, कल जो है वो कैपिटल बजटिंग के और होंगे। तो आप उनको जो 30-30 MCQ को जो है उनको प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां शायद 15 मई तक होगी। तो ये जो है स्टेट्स सॉरी FM जो है वो चलते हुए अभी आपको और लगभग 15 तारीख चली जाएगी। 15 के बाद में जो बाकी जो पाँच छः टॉपिक जो सिर्फ ABST वाले हैं उनको करके अपन लगभग 20 तक पूरी FM जो कंप्लीट होगी। उसके बाद में पहले प्लान था कि कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शुरू करें, लेकिन अब प्लान ये कर रहे हैं कि भाई 20 से जो वो अपन स्टेट्स जो वो शुरू कर दें। स्टेट्स शुरू करने का कारण ये है कि भाई 15 मई तक आपके स्कूल की छुट्टियां होगी, तब तक अपना स्टेट्स जो पूरा हो जाएगा और स्टेट्स को रिविजन की भी जरूरत रहेगी। रीजन ये है कि वो थोड़ा सा आपके लाइन से हट के, हाँ 17 मई से लगभग होगी, तो तब तक अपन स्टेट्स कंप्लीट कर देंगे, ताकि फिर जो 17 मई से लगभग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और उसको सुबह और शाम चला के अपन जो है वो कंप्लीट कर देंगे।
तो इस हिसाब से अपन जो वो एमसीक्यू प्रैक्टिस पहले बाद में करने वाले थे वो अपन अब से साथ में शुरू कर देंगे। क्लियर है? तो एमसीक्यू जो भी अपलोड हो रहे हैं उनको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अच्छा, मार्च चल रहा है, ओह सॉरी, ये तो अप्रैल होगा। 15 मई में होगा ना? पूरा भाई साहब, ये तो बहुत ही लेट हो जाएगा। चलो फिर वापस सोचते हैं इसके बारे में, देखेंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक का रिवीजन कीजिएगा और एमसीक्यू जो अपलोड हो रहे हैं ना उनको आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिएगा ना। बाकी जो भी डाउट हो व्हाट्सएप नंबर है ही, आप भेज दीजिएगा।